बहुत लंबा बोलने में वो लग रहा था ना। और कोई लंबा कोई नहीं, सब आदित्य बोलते हैं मेरे को, डॉक्टर आदित्य बोलते हैं या फिर आदित्य जी। आदित्य जी है ना। चलिए चलिए, आई थिंक ये अब बेटर रहेगा। और हम लोग का संघ में भी एक और निवेदन करूंगा आपसे जी। कि संघ में हम लोग अभी अपने टाइटल को, सब चीज को अब सिर्फ हिंदू लगा रहे हैं हम लोग, समय के परिप्रेक्ष्य के। हाँ अब हम हाँ। जो है गुप्त हैं, शर्मा है, मिश्रा है, दुबे हैं, हम्म। द्विवेदी हैं, सबको हटा करके हम अपना नाम सिर्फ मैथिली शरण हिंदू। ये बहुत अच्छा प्रयास है। हाँ, ज्योतिरादित्य हिंदू, सनातनी, सामने सनातनी लगा लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सनातनी बहुत सुंदर। ज्योतिरादित्य हिंदू, मैं सब जानते हैं सनातनी आदित्य दुबे हैं, तो दुबे नहीं लिख, सनातनी आदित्य हिंदू। तो हिंदू ना भी लगाए अपन, मान लीजिए कहीं मुझे मुसलमान मित्रों को दुख हो जाता है, तो उन्होंने कहा तो ठीक है ना, तुम नहीं, भी लेकिन तो। लेकिन मुसलमान मित्रों को क्यों दुख होना चाहिए? मैं उसी बात पे बार बार दोहराता हूँ नहीं कि नहीं आप मतलब। अपने कल्याण के लिए जो भी करना चाहते हैं करिए, हम आपके साथ हैं। जी। आपको इस्लाम में अपना कल्याण दिख रहा है, आप बिल्कुल मानिए, सभी चीजों को मानिए। लेकिन जहां पर इस्लाम जो है कट्टरता की बात कर रहा है, जहां पर दूसरों को काटने पीटने की बात कर रहा है, जहां पे काफिर की बात कह रहा है, उतनी चीज का त्याग करना होगा। भाई साहब, इस पर अपने को रिसर्च करना जरूर है कि ये लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। झूठ तो ये असली मुसलमानों का तो ऐसा नहीं कहना था कि सभी काफिर है, ऐसा उसमें कुरान में उल्लेखित है क्या? मैं कुछ मित्रों से बात करूंगा। हाँ 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 हाँ, वो जिनको अरबी आती है, और आजकल तो ट्रांसलेशन अवेलेबल है। अच्छा, तो वो तो उसमें हाँ। हाँ, तो मतलब कहता बाकी है तो सभी। हिंदी हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान करके अपन कहेंगे तो मिल जाएगा, पढ़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, उसमें दिख देखो, जाएगा, हाँ ठीक, सही बात है। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं लिखा है कि नहीं लिखा है। यदि उसमें लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, जी जी तो जी। पृथ्वी चपटी हो जाएगी क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो वस्तुता है, जो सामने मतलब जो आप प्रत्यक्ष है। सत्य से तो जो है ना नजरें मत मोड़िए ना। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात है, आप इस देश में रहे हो, इस देश के ही लोगों को आप काफिर कह के, ये तो जो है ना सबसे बड़ा नाइंसाफी है। यदि हम्म। आप ये कहते हो तो फिर आपको इस देश में रहने का हक नहीं है। हक ही नहीं है, कोई नागरिकता का अधिकार नहीं है। हाँ, यदि आप ये मानते हो कि बाकी लोग जो है काफिर हैं, तो ये देश आपका है ही नहीं फिर। बिल्कुल सही बात। तो ये निर्णय आप लीजिए। मेरा निर्णय केवल इतना है कि हमें सभी धर्म के लोग गिराए हैं, अच्छे लोग भी गिराए हैं, बुरे लोग भी गिराए हैं, दुष्ट भी गिराए हैं, सज्जन भी गिराए हैं, अपराधी भी गिराए हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आज जो जो कोई भी है, उसे उसकी परिस्थितियों ने निर्मित किया है, और जी। मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं उन परिस्थितियों को बदल दूंगा। और मुझे ये भी विश्वास है कि हम साथ में एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि यदि परिस्थितियों के कारण नहीं, आपकी आत्मिक दुष्टता के कारण आप ऐसे हैं, हम्म। तो आपके विरुद्ध अपराध पंजीयन हो जाएगा। 15 दिन में उसकी जो है ना विवेचना पूर्ण हो जाएगी। अधिकतम 30 दिन में आप जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। हो जाएंगे आपकी आप अपने। आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। हम्म। तो आपको किसी को हानि पहुंचाने की क्षमता ही नहीं होगी। बहुत देखिए सुंदर। आदित्य जी, मैं आपसे, सनातन आदित्य जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी भाई कि साहब। दुष्टता हमारी है। बिल्कुल सही दुष्टता बात है। माननीय नरेंद्र मोदी की है। देखिए, जितनी भी बदमाशी की, मक्कारी की, वो तो कांग्रेस ने की है। आपने सज्जनता क्यों नहीं की है? इसका जवाब है कोई? हाँ, उसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा। नहीं, पुनरावृत्ति नहीं। जो इन्होंने कानून के माध्यम से एक जाला बनाया है, जिसमें आपको जकड़ दिया है, उस जाले को तो काटिए भाई साहब। नहीं नहीं भाई साहब, संख्या बल वाली दिक्कत है ना, जो 400 वाला नारा आपने अरे दिया। यार, छोड़ो उस संख्या बल को, आप तो काटने की बात करो ना कि ये है। बहस होने दीजिए, एक एक करके कहो कि हम इसको रिपील करते हैं। सामने वाला एक्सपोज तो होगा। भाई नहीं हाँ। समझे ना। एक नहीं समझ एक गया। एक रेजोल्यूशन लाओ कि मैं वर्शिप प्लेस एक्ट को रिपील करता हूं। जी। लेट देयर बी, मालूम तो पड़े कि कौन कह रहा है कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट होना चाहिए, जिसमें जो है ना एक घटिया जो है ना कट ऑफ डेट रख दी गई है 15 अगस्त 1947 की, जिसका कोई औचित्य नहीं है। हम्म। इस जी। देश के साथ जो कुछ भी हुआ है, भारत माता के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो 15 अगस्त 1947 के पहले जो आताताई आए हैं, जो आक्रमणकारी आए हैं, उन्होंने अपनी घटिया मानसिकता के तहत अपनी क्रूरता को जो है ना प्रदर्शित होता करने है। के लिए उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदों को तोड़ा, सॉरी, मंदिरों को तोड़ा और वहां पर बदसूरत ढांचे खड़े कर दिए। ये
15 अगस्त 1947 की डेट रखने का औचित्य नहीं है। अब जो मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो न्यायालय, हम लोग सब खुश हो रहे हैं क्योंकि वो हमारी आत्मा के नजदीक है, कि वो कह रहे हैं कि साहब इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, राइट? जी आपके कहना चाहिए कि विश्वनाथ महाराज का जो है वो वहां का ओरिजिनल स्वरूप क्या है, जो सामने जो है ना उन्होंने गुसल खाना बनाया हुआ है, उसमें साक्षात शंभू बैठे हुए हैं जो नीचे से आए हैं, जी तो इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? मैं आपसे पूछता हूं आदित्य जी, ये बताइए, क्या ये कानून आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप उसका मूल स्वरूप मालूम कर पाए? मैं आपसे आपसे पूछता हूं, इजाजत देता है क्या? तो इजाजत नहीं देता है तो ये न्यायालय जो कुछ भी कर रहा है वो नियम विरुद्ध कर रहा है। निश्चित तौर इससे पे। इससे बहुत सरल काम है, वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील करो, वो संविधान ने थोड़ी पैदा किया है। जी जी 1991 में एम नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी कॉलिशन सरकार ने किया है, और उनकी कॉलिशन सरकार कर सकती है, आपकी जो है ना भुजंग वाली जो है ना सरकार नहीं कर सकती। 240 से तो कम ही थे उनके ना। हाँ, अपंग मानसिकता वाली संस्कार, हाँ वो तो सरकार थी वो। ठीक ठीक ठीक। देखो, इसका दोष जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को वर्ण करना होगा, क्योंकि उनसे जो अपेक्षित था उन्होंने नहीं किया, जब आपकी पूर्ण फिल्म मेजोरिटी थी। और फिर सामने देखो, आप अपना दायित्व करो, सामना नहीं मानेगा तो नहीं होगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा? बात समझ रहे हो ना? हाँ, उस बात को कम मानस से पटल कम में सबके आपकी सामने रखो मानसिकता तो। तो पूरी होगी कि साहब जो है ना ये 55 कानून हैं जो कि संविधान के विपरीत हैं, हम एक एक करके इनको रिपील करेंगे। फिर उसकी प्रायोरिटी बना लो, सबसे पहले वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील करो। भैया और इसके मैं दूसरी बात बहुत नम्र शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि जी भैया 3 क्यों चाहिए? आरएसएस क्यों कह रही है कि 3 से काम चल जाएगा? यदि 3000 जगहों पर भारत माता को जख्म पहुंचाकर, भा, भारत माता के मंदिरों को नुकसान पहुंचाते हुए, उनको नष्ट करते हुए उसकी जगह बदसूरत ढांचे खड़े किए गए हैं, तो पूरे 3000 मंदिरों को पुनर्निर्माण करके भव्य तरीके से बना के, क्या हमें अपनी भारत माता को पुनः श्रृंगारित करने का हमारा दायित्व नहीं है क्या? बिल्कुल है। ये कौन करेगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और ये करने के लिए कोई दूसरा आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा? हाँ, आपको मौका अवसर मिला है तो भगवान की तो दया मैं से। इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को किनारे रहने दीजिए ना। जो हम आपको विकेंद्रीकृत मॉडल दे रहे हैं उसमें संकल्प लीजिए, शपथ लीजिए अच्छे भारत का, और अपने लोगों को जोड़ दीजिए। हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे माननीय नरेंद्र जी। या तो जो है चरणों में बैठ जाएंगे, नहीं तो तेल लेने जाएंगे। जी जी जी। नहीं, इतना सरल उपाय। आपको यदि सिद्धांतिक उसमें कोई दिक्कत है तो बताइए कि साहब मुझे नहीं नहीं उसमें नहीं नहीं मुझे नहीं। इसमें इसमें ये दिक्कत है। यदि दिक्कत नहीं है तो आज से चालू करो ना, कि हम शुरू करेंगे कि मैथिली शरण गुप्ता जी ने कहा है हम अच्छे भारत का संकल्प लेते हैं, जिसके ये 5 मौलिक अधिकार हैं और 21 महालक्ष्य हैं। मैं जो है ऐसे अद्भुत भारत का जो है वो संकल्प निर्माण का लेता हूँ, स्वरूप शपथ देता हूँ। लेता हूँ कि मैं जी ऐसा अच्छे भारत को चाहता हूँ। चाहता हूँ। मैं और निर्माण निर्माण करना है तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो निर्माण मैं कर दूंगा, आप चिंता मत जी करो। जी जी जी। मुझे तो वो संख्या मैं बल अच्छा चाहिए, भारत चाहता हूँ। बस अच्छा भारत चाहता हूं। मैं ना आपसे ये कह रहा हूं मैं अच्छा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं बुरा हूं, ना सज्जन हूं, ना अपराधी, जो भी हो। मैं दुर्जन कुछ भी हूँ। और मैं आपको ये जी। गारंटी भी देता हूं कि 5 साल के अंदर आप जो हैं दुष्टता आपके अंदर है वो नहीं रहेगी, क्योंकि हम उसके जनक कारणों को हटा देंगे। यदि हम आपको आपके पोटेंशियल का रोजगार भारत सरकार के ऊपर बिना पैसे में खर्च किए यदि लाने की बात कर रहे हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी टीम हमारे पास भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? कि गुप्ता साहब आप हमारे डीजी रहे हैं, बताइए आप सम्मान के साथ कि आप ये कैसे नहीं, करेंगे? निश्चित तौर पर भाई साहब, इस पर तो मैं कल ही मैं पैनल में बोलने, मैं तो खैर अब आपको दे दिया था समय, हाँ। लेकिन मैं निश्चित तौर पे इस बात को जरूर उठाता कि संसद में ये बात उठनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात, देखो उठनी प्रधानमंत्री उठनी हमारे चाहिए नहीं, मुखिया देखो हम। ये, और देखो उठना पास होना ये बात ही नहीं करना है। नहीं नहीं, हम तो हमारे आपसे ये कह मुखिया की रहे हैं तरफ कि से एक देखिए आपकी, डेलीगेशन मैं मैं तो बड़ी कर। सिंपल बात कह रहा हूँ। नहीं देखिए मेरी एक बात ध्यान से सुन लो फिर से। जी जी मैं भैया। ये कह रहा हूं संसद पास कर पाए ना कर पाए, मुझे इससे कुछ लेना ही देना नहीं है। नहीं, उनका एक डेलीगेशन माननीय आपके पास नरेंद्र भेजना मोदी जी चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों की बात कर रहे हैं, मैं उनको समर्थन करता हूं। हाँ यदि भारत सरकार के संसाधनों से संभव है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी करूंगा।
लेकिन मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि हमें आपके संसाधनों की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके कर देंगे। तो मैं मैथिली शरण गुप्त का स्वागत करता हूँ। इतना कहने में माननीय नरेंद्र मोदी जी के पेट में दर्द होना चाहिए क्या? नहीं, उनके कान तक पहुंच गया कि नहीं ये बात भाई साहब? उनके कान में रोज पहुंचती है ये बातें। यदि उनके कान में नहीं पहुंचती तो वो बाधित नहीं करते। यदि उनके कान में नहीं पहुंचती तो हमारा व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं होता। यदि उनके कान में नहीं पहुंचती तो जो है ना कोटम मैप जो जिसमें दुनिया चल रही है, उसमें मैथिली शरण गुप्त जो है ना पिछले 2.5 साल से अपनी मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, इस दुष्टता के लिए क्या नरेंद्र मोदी जी अपने आप को माफ करेंगे? और इसे दुष्टता कहा जाए या ना कहा जाए, इस पर भी विचार किया जाए। इसे दुष्टता कहा जाए या ना कहा जाए? दुष्टता, धृष्टता और देशद्रोह। यदि यदि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात कर रहा है कि बिना भारत सरकार के खजाने के मैं इस पूरे देश की जो है ना इस देश की खेती को जैविक कर दूंगा। यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं इसके पानी को 9 फुट पे ले आऊंगा, वो भाई साहब आपके खजाने पे बोझ नहीं लाऊंगा मैं। यदि मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं कि मैं इस देश के हर नागरिक को, उसके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो, उसके हिस्से का मल्टीग्रेन, फल, सब्जी, दूध, दही, घी और शहद और वो सब चीजें जो है ना मैं हर भारतीय को मौलिक अधिकार के तहत दे दूंगा और उसमें उसको सक्षम भी बना दूंगा, उसको अपंग नहीं बनाऊंगा। मोदी जी तो अपंग बना रहे हैं। बहनों का ये, उनका ये बहनें नहीं है, आप वोट खरीद रहे हैं। आप घटिया हैं। आप अपने भारतीयों को सक्षम नहीं बना रहे हैं। इस देश के यदि 85 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी से जी रहे हैं, उनके 5 किलो गेहूं पे जी रहे हैं, तो ये कोई बहुत फक्र की बात नहीं है, गर्व की बात नहीं है। ये अत्यंत लज्जाजनक और शर्म की बात है। आप बताइए, इस बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? नहीं, इसमें विचार होना चाहिए आदरणीय। नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से जो मैं सेंटेंस कह रहा हूं, इससे आप सहमत हैं नहीं है? है, सहमत है ना जी। तो फिर भाई, जब आपके खीसे पे जो ना वो नहीं हो रहा है, यदि इस देश में आपको हम 20 गुना पैसा पहुंचा देंगे और भारत सरकार के किसी व्यक्ति को, भारत की जनता को यदि 5 पैसे नहीं देना होंगे टैक्स के रूप में, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? इसको तो स्वागत करना चाहिए जो नहीं, आपने ये जो कहा उनके पेट में दर्द होना चाहिए क्या? संभव ही नहीं। क्यों क्यों होने का तो फिर वो अपनी मन की बात में उनसे कहिए कि कहें ये बात को कि मैं समर्थन देता हूं। मैं आपकी पूरी वाणी को टप्पा भेज दूंगा उन तक। हो सकेगा तो कभी भी उनका प्रवास होता है, कभी मेरी मुलाकात होती है, कभी भी सत्संग का अवसर मिलता है आदरणीय, तो इस संदर्भ में चर्चा करूंगा। हो सकेगा तो मैं 2 मिस कॉल आपको दूंगा, तो आप समझ जाना कि ये व्यक्ति जो है निश्चित तौर पे मैंने तुरंत दूंगा मिस कॉल ना, तो आप समझ जाओगे। मैं वैसे आपको मैं वो भी कर दूंगा। हो सकता है कि डायरेक्ट आपकी बात को अपन वहां तक सुनवाने का प्रयास करें। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, सामने वाला ये कह सकता है कि हम क्या करें, हमारे पास संसाधन नहीं है। सामने वाला, यदि सामने वाले को आप हर चीज दे रहा हूं, यदि मैं कह रहा हूं मैं अपने मॉडल से गायों की संख्या जो है नहीं लूंगा बोल रहा है। हाँ, मैथिली शरण जी का कहना है कि 1 रुपया नहीं लूंगा मैं। हाँ, मैं भारतीय खजाने से, भारत सरकार के खजाने से, हाँ, भारतीय खजाने से, भारत सरकार के खजाने से 1 पैसे का मुझे कोई सहयोग और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने एबिलिटी पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने संसाधनों पर, अपने मॉडल से। और 9 दिन की बात जब वो व्यक्ति कर रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। ये कोई वो, और अच्छा, ये बात कोई एक आम व्यक्ति राह चलता या सामान्य व्यक्ति, आम जनता नहीं बोल रहा है। आपके शासन सत्ता का एक वो नुमाइंदा बोल रहा है जिसने लगभग 62 साल था ना, मतलब 40-45 साल तो कम से कम आपने दिया है सरकार को अपने सेवाएं, और नक्सल से लेके कश्मीर तक सेवाएं दी, और प्रति क्षण पूरे परिवार को तलवार की नोक में अपने जीवन को चलाते हुए
उस मैथिली शरण गुप्त ने बगल में दाहिने तरफ खाई और बाएं तरफ कुआं और पीछे पूरा अंधकार और सामने अपना उद्देश्य, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव, बलिदान होने का गर्व का भाव, तो ये लेकर के वो व्यक्ति अपने परिवार को नजरअंदाज करके, सबको अलग हट करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है 45 साल। मुझे आंकड़े ठीक नहीं बोल पाऊंगा आदरणीय, आप स्वयं सर्विस में रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कई लोग 40 साल नौकरी करते हैं, 45 साल चलिए करते हैं, तो ये संख्या मायने नहीं रखती है। जी जी, आपने अपना जीवन लगा दिया, ये कहिए ना। हाँ, जो सेवाएं उन्होंने दी, तो उस सेवाओं को किसने दिया? आपके ही सरकारी नुमाइंदे ने दिया, आपके ही सरकारी व्यक्ति ने दिया, आपका ही एक अंग ने दिया। तो वो आपका, चाहे वो पुलिस विभाग हो, सेना विभाग हो, सुरक्षा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, ये तो बहुत सेंसिटिव प्लेस है, तो ये सेंसिटिव विभाग है बहुत ज्यादा। तो इस संवेदनशील व्यक्ति के जो वाणी है, इस पर मेरे विचार से, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, संघ का एक छोटा सा सैनिक हूँ आदरणीय, मेरी कोई औकात, कोई प्रतिष्ठा कुछ नहीं है, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। अपने विचारों को, अपनी मौलिकता को रखने के लिए, मैं अपने स्वतंत्र भारत में अपने शब्दों को रखने के लिए मुझे अधिकार है। मेरा देश है, मेरा वतन है, मेरा राष्ट्र है, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मुझे बोलने का हक है। इस नाते मैं बोल रहा हूँ अपनी बातों को, कि मुझे मैथिली शरण गुप्त जी से, उनके जो विचार हैं उनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ, वो मुझे पूरा वो स्वीकार्य है साज, और उस पर विचार होना चाहिए और क्रियान्वयन होना चाहिए। जो व्यक्ति सरकारी खजाने का एक पैसा लिए बगैर अपने संसाधनों से, अपने मस्तिष्क के, अपनी शक्तियों से, अपनी आत्मविश्वास से, अपनी आत्मचिंतन से, अपनी वैचारिक चिंतन से, अपनी वैचारिक शक्ति से वो कुछ नया भारत खड़ा करना चाह रहा है, तो उसमें तो ये तो स्वागत योग्य है। इसका तो मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ अपनी आत्मिक गहराइयों से, हृदय तल की गहराइयों से। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा मानना है आदरणीय। और इसमें निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, अपन चाहे बिल क्लिंटन हो या आपके कोई भी हो, कोई भी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, अच्छे चीजों के लिए जो अपने देश के प्रति जो व्यक्ति समर्पित भाव से कुछ नई बातें रखना चाहता है, जैसे कि कल हमने हमारी संघ वाली मीटिंग में क्या हमने वो जो गूगल मीट पर हमने चर्चाएं की आदरणीय, उस बैठक में मेरी बात आप तक जा रही है? हाँ, बिल्कुल जा रही है। जी जी, तो मैं सोचा नहीं, मतलब आवाज नहीं आई, तो मैं सोचा कि ना जा रही होगी। कभी कुछ नेटवर्क इश्यूज भी हो जाते हैं आदरणीय। तो मेरा जो मानना है, मेरा जो बौद्धिक स्तर है, जितना मैंने समझा आपकी बातों को, और कल भी हमने जो बैठक में आपने जो अपनी सारगर्भित विवेचना, सारी समीक्षाओं को रखा, अपने विचारों को रखा नए भारत के संदर्भ में, तो और वो व्यक्ति, मैथिली शरण गुप्त व्यक्ति चिल्ला कर एक ही बात कहता है कि मैं नया भारत दूंगा, अपने संसाधनों से दूंगा, भारत सरकार के खजाने का एक पैसा, एक नया पैसा नहीं चाहिए मुझे। ये अपने आप में एक दुर्लभ, विलक्षण और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे विचार से, मैं जो समझ रहा हूं, और किसके भी विचार से होगा, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा किस आधार पे कह रहा है? निश्चित तौर पे उसे कुछ अपने आत्मिक उसे जो प्रेरणाएं मिली होंगी, या उसके अंदर की जो भावनाएं हैं और जो विचार को जो रख रहे हैं, उसको व्यक्ति तो नकार नहीं सकता आदरणीय। जो मैं देख रहा हूं, मैं एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं, जो व्यक्ति अपनी, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बोल रहा हूँ, कि जो अपनी बातों को रखा है उन्होंने कल मीटिंग में, संबंध सारी बातें, तो उस संदर्भ में जो भी बातें रखी उनने, तो वो बिल्कुल सभी ने, हमारे सभी अच्छे अच्छे सदस्य ने, हमारे भारतवर्ष के लगभग 18 से 20 राज्यों के लोक प्रतिनिधि, सब अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे, और उसमें 70% आदरणीय अशासकीय सेवानिवृत्त व्यक्ति थे, जो हमारे विभिन्न रक्षा क्षेत्र और पुलिस विभाग और कई भी विभाग से संबंधित व्यक्ति वहां उपस्थित थे। सभी ने इस बात का उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की, और आपके मतलब मैथिली शरण गुप्त जी के जो ये विचार हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम वो रखना चाहते हैं, नए भारत की नींव,
तो इस नए भारत की नींव के लिए तो निश्चित तौर पे वो सभी ने मीटिंग के पश्चात भी है, हमें बहुत सारे मैसेजेस आए कि नहीं नहीं वो ये बहुत स्वागत योग्य है। और आप जब बार बार बोल रहे थे, मतलब हमारे मैथिली शरण गुप्ता जी बार बार ये बोल रहे थे कि मैंने जो आदित्य जी को, भाई को, मेरे अनुज को भेजा है, तो आपने जिस क्षण भेजा आदरणीय, मैं अपने 64 ग्रुपों में भेजा है। मेरे 64 ग्रुप मतलब वो असामान्य है। उस 64 ग्रुप में 34 ग्रुप है, 34। वो मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। उसमें हर वर्ग के, हर तबके के लोग हैं, और समाजवादी और कांग्रेसी और आपके भाजपा वाले और आपके बजरंग, सभी प्रयास, लगभग सभी लोग, इवन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी कलकत्ता से इसका स्वागत किया है। ये मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता देना चाहूंगा। और आप लिखित रूप से मांगेंगे, रिकॉर्डिंग मांगेंगे, तो मैं एक बैठक करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि एक बैठक तो आयोजित कर ही ली जाए। वो तो करना ही है आदरणीय, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल इतना ही तो कह रहा हूं, अच्छे भारत का संकल्प ले लें। और यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो मेरी मान्यता बहुत स्पष्ट है कि आपको फिर अच्छा भारत मिलने का कोई हक नहीं है। इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको जूते खाना है, लातें खाना है, पुलिस से अपमान सहना है, आपका सिर फटा होगा, आपको बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा, आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम होंगे, आपके विरुद्ध जो है झूठी गवाही और बयान और झूठी विवेचना के आधार पर और कोर्ट में झूठी बहस के आधार पर आप जेल में ठूंस दिए जाएंगे। यदि आपको ऐसा ही भारत चाहिए तो ये आपका प्रारब्ध है। ये आपका प्रारब्ध है, और इसको भोगने के लिए आप तैयार रहिए। नहीं, आपको भोगना ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा वो। हाँ। क्योंकि आपने प्रारब्ध को बदलता नहीं चाह रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है। प्रारब्ध को बदलेंगे तब जब अपने कर्मों से बदलेंगे आप। जो कृष्ण जी ने कर्म वो छोटा है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, इतना छोटा जो है ना, कर्म करने से और अपने स्वजनों को जोड़ने से। मैंने रात को 12 बजे एक मीटिंग ली, मेरी रात भर मीटिंग चलती है आदरणीय, और कई रात नहीं सो पाता, मुझे नींद भी नहीं आती है। वैसे मुझे शुगर है, बीपी अभी भी कुछ हुआ, मैं तो मुस्कुराते रहता हूँ, हंसते रहता हूँ। आप जैसे व्यक्ति मिलते हैं तो मेरा बीपी की दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे व्यक्ति मिल जाए ना तो बीपी की औषधि की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। जब तनाव ही खत्म हो जाए तो फिर क्या जरूरत है, ना बीपी होगा ना कुछ होगा। आपको बीपी और शुगर सबके, अब तो कैंसर की मेडिसिन है यार। मैथिली शरण गुप्ता जो दवा दे रहा है उसमें तो आप ऑर्गेनिक खेती है ना, वो तो बिल्कुल गोबर खाद से आप आगे बढ़ना है बोल रहे हैं। वो गौ माता, गोधन की बात कर रहे हैं, वो गो अर्क की, गोमूत्र की बात कर रहे हैं। वो एक नहीं, लेकिन हम साथ में दुष्टता को बंद करने की बात कर रहे हैं। आप मुंह से अच्छी बातें कर रहे हैं, आप गाय के वध को जो है, जो एक्ट बना है, पहले तो उसको निरस्त करो। हाँ। उसकी जगह एक दूसरा एक्ट लेके आओ जिसमें प्रावधान करिए कि गाय का वध करना, गाय की हत्या करना एक जघन्य अपराध होगा। वो हत्या के अपराध से भी बड़ा हत्या, गौ हत्या आदमी की हत्या से बड़ी हत्या मानी जाएगी। हाँ, उसको जैसे फांसी का सजा या उम्र कैद देते थे, वो उससे नहीं, उम्र कैद के साथ साथ संपत्ति जरूर जब्त करना है, क्योंकि संपत्ति जो है ये सभी की जड़ है। हाँ, संपत्ति ही, हाँ, बहुत बड़ी बात से बोले आदरणीय आप। तो ऐसा जो है, आपको फांसी बाद में देंगे, संपत्ति पहले जब्त करेंगे। हाँ, उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। करेक्ट। और उसके बाद आपका तो फिर बीजारोपण खत्म भाई। जब जैसे कि एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, योगी जी ने, मतलब योगी सरकार ने उनके यूपी में, जैसे मैं एक और जो ना, चूंकि आपने योगी जी का नाम लिया, तो योगी जी एक जनसंख्या पॉलिसी लेके आए हैं। अरे उस जनसंख्या पॉलिसी में मैं 2 सरल उपाय बता रहा हूं, उसे कर दीजिए, इस देश की जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। जानते क्या उपाय है? जी भाई साहब। जो व्यक्ति 2 से अधिक बच्चे करेगा, उसको, पूरे कपल को, दोनों को, मियाँ बीबी और जो भी है, उनको जो है 10 साल तक वोटिंग राइट सस्पेंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर 1, उनके जो बच्चे हैं उनको जो है वोटिंग राइट 10 साल डिलेड मिलेगा। तो बाकी लोगों को 18 साल में वोटिंग राइट मिलेगा, लेकिन ऐसे कपल
जिन्होंने 2 से ज्यादा बच्चे किए हैं, हम उन्हें परमानेंटली डिप्राइव नहीं करेंगे डेमोक्रेटिक राइट से। वो 28-30 साल के बाद उन्हें जो है 10 साल होगा। विलंब से 28 साल के बाद जो है ना उनको वोटिंग राइट मिलेगा, इतने छोटे से बदलाव से। और तीसरा जो बदलाव करना है कि उसे फाइनेंस से जोड़ना है। तो जो व्यक्ति जो है ना 2 से अधिक बच्चे करेगा, उसका जो है ना आइडेंटिटी टैग हो जाएगी। वो जो भी काम करेगा, जैसे अज्यूम करिए वो बस में यात्रा करेगा तो उसको 10% ज्यादा किराया लगेगा। यदि वो रेल से यात्रा करेगा तो उसे 10% किराया ज्यादा लगेगा। वो यदि हवाई जहाज से यात्रा करेगा तो 10%। वो यदि अपने बच्चे को जो है ना इसको बच्चे को अपनी शिक्षा देने जाएगा तो उसे 10% जो है ना फीस ज्यादा लगेगी। आर्थिक दंड, बिल्कुल सही बात। नहीं, दंड नहीं है, ये कंटिन्यूअस दंड है जो आपको रोज याद दिलाएगा कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है। एक तो होता है वन टाइम वाला नहीं देना है, कोई दंड, वैसा दंड नहीं होगा। आपको रोज रोज तिल तिल ये महसूस कराएगा कि मैंने तीसरा बच्चा क्यों पैदा कर दिया। मतलब आपकी मानसिकता और आपके बच्चों की मानसिकता में, उसके संस्कार में, उसके ब्लड में ये चीज स्पष्ट रूप से भली बात आ जाएगी कि हमारे पिता ने, वालिद साहब ने, माता पिता ने वो गलती की थी, उसकी सजा को तिल तिल पाए। अब इधर की जो नई जनरेशन है वो गलती नहीं करनी है, वो करेगी नहीं, वो करेगी नहीं, वो फसल ही नहीं। आपको मैं एक बता दूं, हमारा डीएनए बड़ा स्मार्ट है। जी जी। जिस चीज से आपको मानसिक वो मिलता है, डीएनए में उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है कि ये नहीं करना है, तो उसको जेनेटिकली वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उसके जीन कहेंगे कि भैया ऐसा मत करो नहीं तो तुमको बहुत कष्ट होने वाला है। दिस विल बी जेनेटिक रिकॉर्डिंग। मतलब मैं आपको एक दूसरे फ्रेमवर्क में ले जा रहा हूँ, लीगल से हटा के जेनेटिक फ्रेमवर्क में ले जा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो है जो जीन है वो बहुत एडवांस जीन है। वो आपके एक्सपीरियंस को कैप्चर करता है। तो जिस चीज से आपकी मन को बहुत तकलीफ हो रही है, वो जीन में जाके ये कहता है कि भैया ये नहीं करना है। मतलब एहसास के कारण नहीं करेगा तो नहीं करेगा, वो जेनेटिकली भी नहीं कर पाएगा जी, क्योंकि देयर विल बी जेनेटिक मॉडिफिकेशन। आप बताइए, माननीय, यदि आप योगी जी से 3 सलाह यदि आप पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ये भी तो ये बड़ी साधारण सी है, बताइए, पैसा नहीं खर्च होना, उल्टा पैसा मिलना है। और जो 10% ज्यादा मिलेगा वो सब सरकार के खाते में जाना है। भैया इसको एक रिटर्न में मेरे को मिल जाएगा क्या? मैं बना दूंगा, ये तो डॉक्यूमेंट बनाने की आजकल मेरी आदत पड़ गई है। मैं जो बात करता हूँ उसका एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ। नहीं, आप रिकॉर्डेड वाली बात तो चलो ठीक है, अपन रिकॉर्डेड नहीं, मैं डॉक्यूमेंट बना दूंगा ना। ये 3 चीजें लिखना है, 2 मिनट में लिख देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, इसको लिख करके ना, इसमें लिखने पर क्या है कि तलवार से भी ज्यादा घाव पड़ता है। नहीं, मैं जो है इसको लिख के, जैसे हमने आपको बाकी डॉक्यूमेंट दिए हैं ना, जिसमें हमारी मोहर लगी है, फोटो लगी हुई है, नीचे नाम लिखा हुआ है, ऐसा डॉक्यूमेंट बना के दूंगा ना आपको, जिसमें सील छप्पा भी लगा होगा कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। नहीं, सील की बात नहीं कर रहे आदरणीय। हाँ, वो तो और अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है ना। मतलब आप अथॉरिटी, एक जिम्मेवार व्यक्ति जिसने जो है ना, मौलिक है वो, हाँ, आपका जिस्ट है वो, आपका मौलिक, एक इतना बड़ा जिस्ट आप दे रहे हैं कि इसमें बड़ी बड़ी थीसिस लिखी जा सकती है आपका। देखिए, आपकी जितनी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप कह रहे हैं कि 12 उनके, फलाना इनके, सब खत्म हो जाएगा एक स्ट्रोक में। हाँ, आप बताइए, आप क्यों दंगल की बातें कर रहे हो? छोटे से 4 लाइनें लिखो ना, जिससे काम बन जाएगा। क्यों दंगल करना है रोड पे? क्यों दंगल करना है? सही बात। क्यों पोथी पुराण रखना है? सही बात है। करेक्ट। 4 शब्द में जब हो जाना है, हो गया। चलिए, अब आज इस बात को यहीं विराम देते हैं। और आप हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक पहुंचाइए और उस पर वो ये मैं पहुंचाता हूँ। और ये योगी जी को तो जरूर भेजूंगा मैं। योगी जी थोड़ा सा बुलडोजर, उनका जो है वो है ना, अपना वो नाथ संप्रदाय से है ना, तो हठ योगी है वो। तो जैसा आप भी एक हठ योगी है मेरे विचार से, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसलिए हठ योगी कहूंगा क्योंकि मैं नया भारत दूंगा, मैं नया भारत दे रहा हूँ। आप मेरे समर्थन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कल आपने 17 बार बात को बोला है, 16 एक 17 बार, हाँ लगभग। अब एकदम कंटिन्यू गिन नहीं पाऊंगा, तो देखना पड़ेगा कल की रिकॉर्डिंग। तो खैर वो लोग किए होंगे, आप किए होंगे, मैं नहीं, मेरे पास नहीं होती है वाली गूगल मीट वाली। तो उसमें जो बातें आप कही, मैं उसको, मेरे यहाँ सब रिकॉर्ड होता है।
ऐसा ना? जी हाँ जी। हाँ तो वो जो बातें हैं ना, अच्छा ऐसी कुछ कुछ रिकॉर्डिंग भी मेरे को भेजना आप, क्योंकि जैसे आपकी जो रिकॉर्डिंग है हम्म शब्दों से, जैसे लोग पढ़ते बहुत कम है आदरणीय, हम्म जैसे मैं आपकी जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग या ये चीज मैं भेज दूंगा ना कोई हम्म ग्रुपों में, हम्म तो उसमें ये उसका प्रतिक्रिया जल्दी होगा, हम्म रिजल्ट जल्दी आएंगे उसके। हम्म 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 क्योंकि आप अब नहीं बोलना चाहूंगा, आप फिर रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, आपको इतने बोलिए ना, मिले, क्यों डर क्यों रहे हैं आप? नहीं डर क्यों रहा हूँ, सुनिए ना, आपको इतने धन मिले आपके हम्म अकाउंट में, हम्म समझ गया ना, मैं हम्म इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, हाँ हाँ इतना हाँ हुआ आपका काम, हम्म हुआ ना? हम्म हाँ। तो ये चीज को अगर 10 बार बोलोगे आप ना, मैथिली हम्म शरण गुप्ता जी बोलेंगे हम्म कि क्या आप मेरे साथ हैं नए भारत के निर्माण में, मुझे भारतीय सरकार से 1 रुपए की मदद की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं, मैं अपने स्वयं के संसाधनों से, अपने बुद्धि बल के प्रयोग से, मैं अपने संसाधनों से नया भारत खड़ा करना चाहता हूँ, क्या मेरे साथ हैं आप? इस बात को जब आपने 17 16 17 बार कर कहा ना, हम्म तो लोग मैंने, मैं क्या मैं बताऊं, मैं मुझे लगा कि मैं माइक को ऑन करके हैंड को रेस करता, माइक को ऑन करके बीच में बोल देता, लेकिन वो फिर दृष्टता वो ये हो जाती, वो प्रोटोकॉल के विरुद्ध हो जाता हो, लेकिन मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मैं अगर चल नए भारत, भाई मैं कोई हितकारी, राष्ट्र हित, सनातन हित के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई, भाई वो तो राष्ट्र हित है ना, राष्ट्र हित तो फिर देखिए, सनातन सबसे बेसिकली सभी की फीलिंग है अच्छा भारत बने, हाँ लेकिन रास्ता किसी को नहीं मालूम है। इसलिए तो कहा गया है, गुरु हाँ गोविंद दो खड़े काके लागू लागे पाए, साहब, अब बलिहारी बलिहारी गुरु गुरु आपने आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए तो मैथिली भैया शरण हमने गुप्त आपको जी, अच्छा भारत बता बलिहारी दिया है। बलिहारी गुरु आपनो मैथिली शरण गुप्त जी, जिन गोविंद दियो बताए। करेक्ट। तो अब तो जो है ऐसे ही जो है ना, देखिए गुरु को कितना बड़ा स्थान दिया है, गुरु हाँ, ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरुदेव, महेश्वरा, गुरु गुरु साक्षात परम साक्षात परम ब्रह्मा, ब्रह्म, तस्मै तस्मय श्री श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरु तो से बढ़कर कुछ नहीं है साहब। गुरु से बढ़ के कुछ नहीं है, तो भैया मुझे गुरु के रूप में ही ग्राह्य कर लो यार। नहीं नहीं, भाई साहब, भाई गुरु मतलब गुर देने वाले को गुरु बोला जाता है आदरणीय। गुर माने नहीं, जीवन का सार। हम तो उल्टा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम आपको गुड़ दे के भी तकलीफ नहीं देंगे, हम्म, उसको अपने मॉडल से हम अपने आप पका के जमीन पे उतार देंगे। आपके दिमाग को, किसानों के दिमाग को, किसी के दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। अब बताओ, मैं अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो आप ही के शब्द को बोला ना कि एक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, हाँ हाँ उनका एक कहना है, और भी ग्रुप में कल मेरी एक एक लाइन मेरे सुनना आप, हम्म उसी लाइन को मैंने 20 बार दोहराया। हम्म देखिए फांसीवादी लोग बोलते नहीं थे, एक हम्म झूठ को 100 बार बोलोगे हम्म तो सच हो जाता है वो। तो तो सत्य को जब बोलोगे तो महासत्य हो जाएगा। भगत सच को बोलेंगे वो तो अखंड है फिर वो, हाँ हाँ भाई असत्य के तो पैर नहीं होते हैं, हाँ हाँ झूठ के। और झूठ इतनी, जब तक सत्य अपने तथ्य पर पहुंचता है तब तक झूठ पूरी दुनिया, आधी दुनिया घूम के आ जाता है। ये बड़ी विशेषता है असत्य में। हाँ, बड़ा माने भारी, माने इसका कहा जाए, क्या मैं बोलूं, इतनी माने व्यापकता है इसमें, झूठ में। हम्म फट 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 बोले आगे बढ़ गए, नहीं हाँ मेरे नहीं ख्याल पता। से आपको यदि सूट करता है तो अगले संडे में ये 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य क्या हैं जी और ये कैसे जमीन पर उतरेंगे, इसको रख दीजिए आप तो। हाँ, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हाँ, बस। तो फिर उसमें सिंगल वक्ता रहेंगे। फिर आपको और मतलब मैं ही बीच में रोक रोक के आपसे पूछूंगा, बस उतना ही जवाब देना है, नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्योंकि मैं उसे मोनोलॉग नहीं बनाना चाहता हूँ। तो एक हाँ विषय को फिर मैं रुकता हूँ, इसलिए रुकता हूँ कि लोगों की प्रतिक्रिया सामने आए। हाँ, लोग लोग के प्रश्न जो है वो, कल जैसे बहुत लोगों को समय नहीं मिल पाया हम्म आपके प्रश्न का, तो मैंने सबसे व्यक्तिगत रूप से लिख लिख करके, मेरे हम्म और भी जो ग्रुप्स हैं हम्म उसमें मैंने ये कहा कि मैथिली शरण गुप्त जी के विचार को कितना आप ग्रहण करते हैं, कितना किस उनके संदर्भ में कोई भी प्रश्न हो तो उसकी एक लिस्टिंग बना लो, और अगले संडे की मीटिंग में अपन उसको, आप उसको हैंड रेस करो, उसको वो रेज करो क्वेश्चंस को, तो उसके पूरे आंसर आपको देंगे वो। बहुत वो सुंदर, तो बहुत वो सुंदर। तो अच्छा प्रश्नोत्तरी जो होती है डिबेट, वो डिबेट एक जरूरी डिबेट वाला प्रोग्राम भी हम रखेंगे एक दिन, ज्यादा होगा 7:30 बजे चालू कर लेंगे उसको। तो उसमें तो बहुत सुंदर, बहुत भाई, सुंदर, बहुत भाई सुंदर। बुद्धिजीवी वर्ग 7 3 10, 3 घंटा का आपका रह जाएगा, बाकी 1 आध घंटा अपना जिसको जो कहना का है। नहीं नहीं, हम अपना वो 10-10 मिनट के गैप डालेंगे, हाँ क्योंकि ये तो और अच्छी क्योंकि बात है। हाँ, नहीं, उससे फायदा ये रहेगा कि आपने कोई बात कही, उस पर प्रतिक्रिया लीजिए। हाँ
उसमें मतलब जो बातें और नहीं सामने आई और दूसरी बात है कि उस प्रतिक्रिया को जवाब देने के लिए नहीं, यदि उसमें कुछ अच्छी चीज मिल जाए तो उसे आत्मसात मैं करने के लिए करिए। मैं एक बात कहूंगा आदरणीय, मेरे अभय जी जो है ना, मेरे हम्म। भाई हैं वो, हम्म। और अध्यक्ष महोदय हैं, बहुत सुलझा हुआ दिमाग, और काफी हिंदू संगठन और राष्ट्रीय स्वयं सेवक अच्छा, संघ ये बताओ, हम जो जी मॉडल बता रहे हैं, जी आप एज ए हिंदू संगठन सनातनी जो बातें कह रहे हैं, जी, उनकी सभी की पूर्ति अपने आप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये वो तो बताइए मुझे। स्वतः होगी आपकी भाई साहब। किस चीज की भाई पूर्ति साहब, नहीं होगी, मुझे ये बताइए आप मुझे। आप ये बताओ, यहाँ तो कोई दल ही नहीं रहेगा। हम्म। महफिल शरण गुप्त, एक शब्द में बोलूं मैं हम्म। तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और रिकॉर्डिंग दुनिया में गई तो आदित्य दुबे की इतनी आलोचना होगी। वो क्यों होगी? अच्छी बात के लिए आलोचना होगी या प्रशंसा होगी? अरे हो ना भाई, वो आलोचना भी प्रशंसा है ना। हाँ हाँ। हम्म। मैं तो आलोचना को प्रशंसा मानता हूँ आदरणीय। एक बार हम्म। बताऊं, हम्म। एक बार बताऊं, आदित्य दुबे की चर्चा अगर 10 दुष्ट की जबान से भी होती है, हम्म। संत की बात नहीं, बंदऊ संत असज्जन चरणा, हम्म। तुलसीदास जी ने क्या कहा है, हम्म। बंदऊ संत असज्जन चरणा। हम्म। वो उस काल में थे, भक्ति कालीन युग के बहुत बड़े कवि रहे हैं तुलसीदास जी, हम्म। आत्माराम दुबे के पुत्र जो है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम्म। बंदऊ संत असज्जन चरणा, हम्म। माने असज्जनों की चरणों की वंदना करता हूं मैं, क्योंकि हम्म। सज्जन कभी, सज्जन मतलब मैथिली शरणगुप्त कभी भी रोड़े नहीं अटकाएंगे अच्छे कार्य में। नए भारत के संकल्प में, वो तो संकल्प महकाता चले, मेरे पिताजी की कविता भी रही है, बन सके तो पोंछ लो आंसू किसी का, मत किसी के नैन के सावन चुराना। बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। मेरे मेरे पिताजी की कविता, बहुत सारी कविताएं आदरणीय, वो तो हम्म। मैं कुछ कुछ भेजूंगा आपको। जरूर और हर जरूर। हर नई साल में एक कविता लिखते थे वो, कवि हृदय थे बहुत वो। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। डॉक्टर दिनेश चंद्र द्विवेदी उनका नाम था। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। वो मात्र, अभी तो मेरी खुद 52 साल की उम्र है, और हम्म। मात्र 48 साल की उम्र में वो स्वर्गवास उनका हुआ, महाप्रयास में। अच्छी आत्माएं जल्दी बुला ली जाती हैं। और देवी, और उन्होंने मुझे कहा भी था हम्म। कि जो भी, हमने थोड़ा सा विषय इधर से हट रहा हूं मैं, तो मेरे से ये भी कहा था कि बेटा देखो, आप ठगा जाना, ठगना मत, और खिलोगे तो चुन लिए जाओगे। देखना, दो चार एक ऐसी शब्द बोला था उन्होंने कि कई अमूल्य है वो, उसका मूल्य ही नहीं मैं आंक सकता। खिलोगे तो चुन लिए जाओगे। मैथिली शरण गुप्त वो शब्द नए भारत को खिला रहा है, उसको लोग समझ गए, तो उनका जिंदगी, उनका जीवन तो वो चुना हुआ है, वो तो फिर सवाल ही नहीं है वो। आप खिलोगे तो चुन लिए जाओगे, मतलब आप खिल रहे हैं ना, तो आपको चुना जा रहा है, क्यों? ब्लॉक करो, ये आदमी जरा ज्यादा बोल रहा है, इसकी वो चीजें हैं। अरे ये तो फिर हमारी तो बाजार नहीं चल पाएगा, हमारी व्यवसाय मार्केट चलिए, गड़बड़ तो हो आदित्य जाएगा। जी, आप जो है ना, एक सप्ताह का समय है, आप उसको फिक्स कर लीजिए। अपन जो वो है ना कर लेता हूँ। विस्तार से बात करेंगे। और अपने और अपनी अपन एक काम ये करेंगे, आप उसको समय मत बदलिए, वही समय पर रखिए। यदि वार्ता खत्म नहीं होगी तो हम खंड 2 करेंगे ना, अगले संडे को कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसका अपन 10-12 खंड करेंगे सर। अरे बाप रे बाप, मैं मैथिली शरण भाई साहब, बड़े भैया, मेरे बाप को नाम बार बार नहीं बोलना चाहिए, मुझे क्षमा करेंगे। मैं बोल, बड़े भैया मैं ही बोल रहा था आपसे, विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि उस चीज को कई वॉल्यूम में करेंगे ना हम। बिल्कुल ठीक बात। भाई अब ये इंसाइक्लोपीडिया बताइए, ब्रिटानिका के यदि मैं जितने ये भी कह रहा महान हूं है। कि भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा, हाँ, और भारत के किसानों की आमदनी न केवल 5 गुना होगी, उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, और मैं किसी भी किसान के दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे दिमाग को तकलीफ नहीं देना है किसी के भी। बिना दिमाग को तकलीफ के दिए उनकी इनकम 5 गुना हो जाएगी। ऐसा अद्भुत भारत। अब ये बताइए, इसमें ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के पेट में क्यों दर्द होना चाहिए? है? आप इस बात को बोले हैं ना, हाँ। तो कल पैनल में सबका चेहरा देखने लायक था, और हम तो वीडियो सब ऑन करके रखे थे। अच्छा। मैं नहीं, इस बात में 12 बजे रात को मुझे कलकत्ता से फोन आया, कैसे एक मैंने वो है, वो कम्युनिस्ट वाले हैं, हाँ। और कम्युनिस्ट वाले भी हैं, और खैर तृणमूल तो खरा भी आया है, तो ये लोग कुछ कांग्रेसी बहुत सीनियर ना, तो बोले कि ये सच्चा हीरा कहाँ था। ये हाँ। प्रश्न आया कि ये कहाँ था,
इसको आप आदित्य जी कहाँ से लाए हो? मैंने कहा मैं नहीं लाया हूँ, ये तो भैया हिमालय की कंदराओं में कहीं छुपा हुआ था। हाँ, और हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहा था ये कहाँ से आया? और दूसरी चीज, ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने अपने पूरे जीवन काल में, पूरे समय, अब कहाँ से मतलब ये आपके अंदर उपज आई नहीं मालूम आदरणीय, लेकिन बड़े भैया ये अपने जीवन काल में उनके मन, यही मेरा वक्तव्य था। एक लाइन मैंने कहा कि अपने जीवन काल की, अब वो बिल्कुल अलग है ना, वो जो उनका जो कार्य रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है उनका प्रशासनिक, ठीक है, पुलिस प्रशासन, इसमें तो एक क्षण समय नहीं मिलता आदरणीय, एक क्षण नहीं मिलता। वो व्यक्ति आपको कैसे, आदित्य जी बहुत ताज्जुब होगा कि जब मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर हुआ करता था तो हर ऑपरेशन के बाद एक नई टेक्नोलॉजी को डिजाइन करता था। हमने जी स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप करके 130 मिलिटेंट्स का सफाया किया है, बाप रे बाप, जिनमें बहुत, से अधिकांश पाकिस्तानी थे, हाँ वो तो बहुत अधिकांश खतरनाक रहे होंगे, पाकिस्तानी, हाँ। खतरनाक रहे होंगे और वो लोग। हमारे तरफ एक भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुई। बहुत बड़ी बात। और टेक्नोलॉजी तो एक अधिकारी जो ऑपरेशन का इंचार्ज है वो साथ में टेक्नोलॉजी भी डिजाइन कर रहा है, ये तो ईश्वरीय अनुकंपा थी। बहुत मैं इस बड़ी बात बात। को मानता हूं कि यदि मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर नहीं होता तो जो मेरी आवाज में दृढ़ता और विश्वास है वो पैदा नहीं हो पाता। मतलब वो ये बहुत सही बात कहा आपने। मतलब क्योंकि वो, क्योंकि हाँ वो विषम परिस्थितियों में, जब मैं वहां से फेयरवेल में मैंने यही कहा था जी, कि मैं इस बात की क्रेडिट नहीं लूंगा कि मैंने जो आतंकवादी थे, जो हीरो थे, जो एक एक जगह पे 10-10 दिन रहते थे, दे वेयर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ द कंफर्ट इंक्लूडिंग वुमेन, हाँ, हमने उनको हीरो से जीरो बना दिया और खाक में मिला दिया। और उनको इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि वो 2 जून का खाना एक साथ नहीं खा सकते। एक जगह पे खाने की उनकी हिम्मत नहीं बची थी क्योंकि उनको मालूम था कि यदि ऐसा करेंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा। बाप रे इस बाप, बहुत बड़ी मतलब बात। मतलब एक 2 जून का खाना, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच एक जगह पे कर गए तो मर गए। मर गए, ये मैंने बहुत बड़ा दहशत था आदरणीय, बहुत बड़ी अच्छा, बात। और दूसरा जो मैं आपको बताता हूं कि जब उन्होंने देखा कि कमांडर वो बनाते हैं और हम उनको 15 दिन में नॉक कर देते हैं, तो उन्होंने टेम्परेरी कमांडर बनाए, तो हमने टेम्परेरी कमांडर को नॉक करना चालू कर दिया। बहुत बड़ी बात, बहुत बात बड़ी अब उपलब्धि। बहुत एक भय की स्थिति उनके बीच में हमने पैदा कर पाई। बहुत साधुवाद आपको। जी जी हाँ, जी मतलब तो इसलिए जो है ना, ये जो विश्वास है, जी। ये भाषण का विश्वास नहीं है, ये कर्म का विश्वास है। कर्म का विश्वास है, आत्मविश्वास है, अपने कर्म किया आपने। बिल्कुल सही बात है। और आप उस क्राइम फ्री भारत मिशन पे जाके तो देखिए, पुराने पुराने ओल्ड वीडियोस देखिए, साइंटिस्ट से बात हो रही है, एनआरआई से बात हो रही है, हाउ दे विल कंट्रीब्यूट फॉर द क्राइम फ्री भारत। अब तो दिमाग सड़ गया है कि ये भैया, ये वो लोग से बात पे होगा, पहले तो जो है ना इन राजनेताओं को निपटाओ, क्योंकि यदि ये दुष्ट रहेंगे तो अच्छा भारत पैदा ही नहीं होने देंगे। वहाँ कहाँ होने देंगे। तो हाँ आपकी समस्या टेक्नोलॉजी है ही नहीं, आपकी समस्या ये राजनेता है। भैया, हमारे यूपी वाले बाबा ने क्या किया? हम्म। शपथ ग्रहण करने के बाद पहले पुलिस हेडक्वार्टर गए वो। हम्म। आप एक चीज को देखो ना, उनके चरित्र को निरीक्षण परीक्षण करो आप। हम्म। कितना अनुकरणीय चरित्र है, कितना वास्तव में आदित्यनाथ है वो, मेरा तो तो सहीनाथ है। आदित्यनाथ जी मैथिली शरण गुप्त को क्यों नहीं बुला रहे हैं? क्यों नहीं मैं बुलाएंगे? उनके क्योंकि कान मैंने तक तो उनके लिए एक कानून भी बनाया हुआ था, एक कानून का ड्राफ्ट भेज दूंगा जो उत्तर प्रदेश के लिए मैंने बनाया हुआ था। भेज दो, मैं तुरंत भेज देता हूँ। मैं आपकी सारी बातों को अजेंडा कर दूंगा। वो जो कानून का ड्राफ्ट है जी कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कैसे बनाएंगे, जी आदरणीय। अच्छा ये एक कानून का ड्राफ्ट है। अच्छा अच्छा, मतलब पर्टिकुलर आप उत्तर प्रदेश के लिए दिया था आपने? अरे बहुत एक बड़ी बात। उत्तर प्रदेश को दिया था, गुजरात को दिया था, केरला के डीजी इंटरेस्ट है तो केरला को दिया था, महाराष्ट्र के डीजी इंटरेस्ट है तो महाराष्ट्र को दिया था। ये तो बहुत बड़ी बात है आदरणीय, बहुत बड़ी बात है। अरे भारत सरकार को दिया है 30 सितंबर 2020 में। भारत सरकार मुझसे कहती है कि हम्म, आप जो है इसको बैठ करिए, कराइए। मैंने कहा भाई साहब, मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, हम्म। मैं इसका नोडल ऑफिसर बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आयोजन आप करेंगे। आप बुलाइए जिन जिनको बुलाना है, मैं प्रेजेंट करूंगा, उनके व्यूज लूंगा, रिफाइन करूंगा और आपको दे दूंगा। तो वो तो आपको एक विशेष पद दे सकते हैं आदरणीय, इस हाँ, विषय में आप काम करें सलाहकार के रूप में।
राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में आपको दिया जा सकता है। तो ये हमारे यहाँ बहुत सारे वीडियोज यदि देखेंगे तो यही बात मैंने कही तो है अजीत डोभाल कर कि क्या रहे हैं? नहीं 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 नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए। जी आप जी। तो जो है नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत करिए ना, उसको बाकी चीजों को उनको उनको सिक्योरिटी एडवाइजर बने रहने दीजिए ना। हाँ ठीक बात, सही बात, सुरक्षा के लिए। हाँ हाँ हाँ, एंटी करप्शन के लिए आप कर रहे हैं, बहुत सही बात और कहा आपने। हाँ, आप नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत। नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत, ठीक ठीक। इसमें क्या दिक्कत है बताइए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं और साहब। उसमें कैबिनेट रैंक दीजिए जिससे कि हम जो संबंधित लोग हैं उनकी मीटिंग कर पाए, हमें आपके कान में ना फुसफुसाना पड़े। हाँ, हम जो भी मीटिंग करेंगे वो लाइव होगी, क्योंकि बहुत मैं सुंदर पारदर्शिता रहेगी इसमें। किसी को गुड़म गुड़म करने का मौका मुझे नहीं देना है, क्योंकि बहुत दुष्ट बहुत लोग बढ़िया। हैं, ये हाँ, कहानी ठिकाना बनाएंगे। फिरती देखिए, पॉलिटिक्स। मेरी हर चीज क्यों रिकॉर्ड होती है, क्योंकि जी लोगों जी, को कहानी बनाने का मौका ना मिले। बहुत सुंदर पारदर्शिता रहेगी, क्लियर रहेगा, हाँ, क्रिस्टल क्लियर रहेगा, हर चीज दिखेगा। हाँ, अच्छा, वो पीछे आपकी दुष्टता भी दिखेगी। जब मैं आपको आपकी दुष्टता के लिए डांटूंगा तो लोग कहेंगे अच्छी डांट पड़ी। हाँ, वो नहीं, मैंने वो जब प्रत्यक्ष रूप से आप कोई दिखेगा। घटिया कमेंट करेंगे जी और जी जी जिसको जी। मैं सबके सामने काट दूंगा तो लोग कहेंगे ना कि गुप्ता साहब ने अच्छे ढंग से काट दिया, ठीक कर दिया। हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत लोग जो है सुंदर। ना उस मीटिंग के खत्म होने के बाद कहेंगे कि साला क्यों फजीयत कराते हो अपनी, सोच समझ के बोला करो। हाँ, मतलब वो गलती ना करेगा ना, हाँ, शब्द भी समझ के बोलेगा अगला। शब्द समझ के बोलेगा, कमेंट और स्टेटमेंट जिम्मेवारी से देगा, घटिया बात नहीं करेगा, जिम्मेवारी से बात करेगा। कौन कहेगा कि 65 साल का व्यक्ति ये सब बातें कर रहा है? कोई भी मेरे जैसा सोचने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि 27 साल का नौजवान ये कह रहा है और उसकी ये सोच। देखिए, मैं आदित्य भाई एक चीज आपको बता दूं, जी भैया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई अदृश्य शक्ति करा रही है, मुझे नहीं मालूम है, बाबा जय गुरुदेव की आत्मा हो सकती है। बस 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 बस, यही बात मैं रात भर सोच रहा था आदरणीय। रात को 3 बजे, मैं 12:30 बजे सोया, उसके बाद 3 बजे मेरी नींद मेरी खुल जाती है 3 बजे। 3 से 6 और मैं ध्यानवान कुछ विशेष कार्य करता हूँ, मतलब मैं जो है, तो वो बाबा की ही प्रेरणा है, वही शक्ति क्योंकि करवा रही है। देखिए, वो मेरे प्रभाव क्षेत्र में जरूर आए होंगे। जी आप जी ये जी जी बताइए, कभी उनका नाम मेरे दिमाग में अच्छे ढंग से रजिस्टर भी नहीं हुआ। जी जी जी। मैंने बहुत बाद में उनके बारे में मुझे मालूम पड़ा, फिर मैं उनके मथुरा गया, मैं उज्जैन गया, लेकिन मुझे वहां पे कहीं तथ्य दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा आप लोग तो ढकोसला कर रहे हो, हम्म ये जो ड्राइवर है वो जो ना बाबा बन के बैठा हुआ है, उसको लज्जा नहीं आ रही है। हम्म। तो मैंने उसको डांट वाट लगाई वहां पे। मैंने कहा कि तुम्हारा नष्ट होने का समय आ गया, ये कोई बातें कहता जाके क्या। नहीं नहीं, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता हाँ, आजकल मैंने के कहा समय कि अब में। तुम्हारे नष्ट होने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हें ढकोसला कर रहे हो। और बाबा जय गुरुदेव जी ने जो बात कही थी वो महापरिवर्तन की बात कही थी। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, ये बात कही थी। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सत्य बहुत आएगा, बढ़िया। और ये 1000 वर्षीय इंटरवल होगा, ये भी कहा है उन्होंने। बताइए भला। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इसको बिना लाए नहीं मरूंगा, मैं सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहूंगा। हाँ, तो आप में विद्यमान है, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं, मैं मुझे भी नहीं देवी, मालूम, मुझे नहीं देवी को मालूम। उपासक हूँ। नहीं नहीं नहीं, है। देखिए भाई साहब, एक बात बताऊँ, कुछ बातों पर हम्म जो देखिए रूलिंग पार्टी या कोई भी पार्टी कहा जाए, है ना, तो स्थितियां भी, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रतिकूल नहीं है। परिस्थितियां और सारी चीजें अनुकूल हैं। हम अपनी नए भारत का निर्माण करने के लिए परिस्थितियां पूर्णतः अनुकूल। वो नहीं है, क्योंकि जो एंटी बोलेगा वो खुद नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो फिर आप बिल्कुल क्यों, बिल्कुल। फिर एंटी बोलने की चिंता क्यों कर रहे हैं आप। नहीं, मैं तो बोल जो रहा हूँ आदरणीय, जो मैं तो। एंटी बोलेगा वो नष्ट हो जाएगा, उसका हाँ, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो फिर क्यों चिंता पाल रहे हो आप। नहीं, वो नहीं चिंता पाल रहा हूँ आदरणीय। हाँ लोगों के मन में जो विचारे हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ हाँ कि हाँ। इस तरह से जो लोग सोचते हैं, क्यों हम्म, सोच रहे हो भैया आप? हम्म, आप उन्मुक्त कंठ से सामने वाले की बात को, की हृदय, अगर आपका आपका हृदय स्वीकार कर रहा है, हम्म। आपकी आत्मा स्वीकार करी, तो उसको पुरजोर समर्थन करो ना भाई, उसके साथ खड़े हो जाओ आप। चलिए, मेरे ख्याल से भाई, आदित्य जी, अपन अब इस बात को यहाँ विराम देते हैं। जी 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 जी, अगली बिल्कुल बिल्कुल चर्चा जब आदरणीय, दिल करेगा तो बात करेंगे अपन। बिल्कुल बात करेंगे, और मैं आपकी बातों को पहुंचाऊंगा। आप मेरे को एक पीडीएफ टाइप का बना के भी भेज देंगे, एक तो तो मैं जो उसको है ना, ये देखूंगा। अभी जो है हमारी टीम ने इसको बना नहीं पाया है, मेरे ख्याल से कल वल तक शायद बना देंगे वो।
जी जी जी। तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन ये वाला नहीं बन पाया है। तो क्यों भाई साहब, आपका भी तो फिर ग्रुप होगा लंबा चौड़ा? नहीं है, हम लोग सिंगल वन मैन आर्मी है। ये मोदी जी ने हमें कुछ बनने ही नहीं अरे तो दिया। अरे, अरे भैया सुनो ना, हाँ वन मैन आर्मी है ना, हाँ तो वन मैन जय गुरुदेव भी तो हैं। हाँ हाँ, ठीक बात। भैया उनकी कृपा जब है तो कोई बात ही नहीं है। हम्म। बिनु सत्संग विवेक न हुई, है हम्म। ना? तो पारस परस कुधातु सुहाई तो सवाल ही नहीं है। हम्म। तो एक पारस मणि है आप, और मेरे किसी ख्याल को से भी। जो हम और आपकी चर्चा हुई है, जब आप उसे अपलोड करोगे, इन लोगों को शेयर करोगे, जी तो जी जी। लोग बाग हिल जाएंगे उससे। नहीं, वो तो हिल ही रहे हैं। हम्म। नहीं आदरणीय, वो तो हिल ही रहे हैं, अपलोड तो होना ही है वो। हम्म। तो इसलिए तो मैं आपसे मांग रहा हूँ ना। हम्म। आपको जो आपने जब मंच में कहा, हम्म। मैंने भी कह दिया, बिल्कुल बिल्कुल उसको बोलिए आप। हम्म। तत्काल प्रभाव से सारे जगह, इतने जगह डाल दीजिए आप कि लोग में भाई नहीं, वो मैं नहीं डालूंगा, वो बीजारोपण आप करें। डालिए, वो आप डालिए। वो तो मैं डाल ही रहा हूँ आदरणीय, मेरे को सवाल ही नहीं है। मैं तो एक मैं स्वयं कल या सेवक हूँ ना। परसों तक आपको दे दूंगा वो। और वो कोई दिक्कत नहीं, और मैं आप आपको एक फोन भी। आप ये निश्चिंत रहिए हम्म। कि आप जो चीज मुझको दे रहे हैं हम्म। वो प्रति क्षण हम्म। प्रवाहित हो रहा है, वो प्रसारित हो रहा है, वो प्रति चलिए क्षण ना। और चलिए असंख्य ग्रुपों में जा रहा है, समझो आप। चलिए, मैं बहुत जहां तक नहीं जानना वहां भी डाल देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहां नहीं चाहिए, मान हाँ। लीजिए बहुत धार्मिक क्षेत्र है या हम्म। हमारे इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो भी ये तो नया भारत का संकल्प है, इसको तो नया भारत, डालना भारत चाहिए के रहेगा। संकल्प के लिए तो हर क्षेत्र वैलिड है ना। भाई आप ये बताओ, आपने कितनी बड़ी बात कल मीटिंग में कही, क्या कही आपने? हम्म। कि आप पेशी ऊपर पेशी, दुनियादारी, ये सब क्या चीजें हैं? ये हम्म। पागलपन है, ये ढकोसला ढोंग है, ये हम्म। दिखावा है, ये क्या न्याय प्रणाली है भाई साहब? कि हम्म। आपका जिंदगी खत्म हो जाता है सिर्फ वो साबित करने में, और साबित जब होता है, तो जब निर्दोष होता है तो उसका जिंदगी तो वो 20 साल 25 साल जो उसकी उम्र है वो तो वापस नहीं आएगी भाई साहब। अभी आपके उत्तर प्रदेश का ही हुआ है, बेचारा 103 वर्ष का व्यक्ति 43 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी हुआ है। अब अब बताइए, अब अब उसका वो उसको जज कौन महोदय से देगा? पूछा जाए कि बाइज्जत का क्या करूं मैं। नहीं भैया, उसको बिल क्लिंटन बना दो ना आप, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो भी तो उसको वो समय नहीं आएंगे ना वापस। ठीक बात है, एक ठीक बात। लाइन बोलता हूँ मैं, छोटा सा शब्द, मेरे तो आपके सामने बोलने का वो नहीं है, हम्म। मेरे परम आदरणीय बड़े भाई साहब हो आप। और तो एक लाइन, एक शब्द बोलता हूँ, उसको बिल क्लिंटन बना दो ना भैया। हम्म। उसको 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 पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व का मालिक बना दो आप, प्रतिनिधि बना दो, विश्व का राजा बना दो, सिरमौर बना दो आप। तो भी उसका वो दिन नहीं आएगा जो उसने दुख के पल में सड़ करके 41 जेल के साल काल जेल कोठरी में में बिता दिया। बिताए हैं, जिसको आपने बाइज्जत बरी किया है। हाँ? क्या देश प्रणाली है। अच्छा अच्छा, उसको उसको न्याय प्रणाली क्या देगी भाई साहब? क्या देगी, क्या नहीं तो दे, कुछ नहीं डॉक्टर भाई देगी। साहब आप बताओ ना, क्या देगी? अब उसको क्या दे सकती है? कुछ नहीं उसको दे एसपी सकती। डीएसपी कमिश्नर कलेक्टर क्या बनाओगे आप? क्या दे सकते हो? उसके पूरे खानदान को भी बना दोगे आप ना, मंत्री बना दोगे, मान लो कैबिनेट मंत्री बना दोगे पूरे खानदान को, तो भी उसका वो चीज चला गया, जो जो उसका गोल्डन पीरियड था, जो उसके जीवन में कुछ करता बेचारा वो, उसकी वो भावनाएं, वो समय काल, वो तो चला गया, वो तो कहाँ आने वाला है? तो नए भारत का निर्माण के आपके संकल्प को मैं प्रणाम करता हूँ, और इसका स्वागत वंदन अभिनंदन हर क्षण करूंगा, और आप जो भी देंगे उसको मैं भेजता हूँ। कल आपने जो दिया है उसको भेजा हूँ, आज सवेरे उठ करके 3 बजे भी भेजा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। मैं 3 बजे भी इतने ग्रुपों में दिया है मैंने, 2-2 बार भेज दिया। तो मेरे को समझे ऐसे बहुत भैया, सारे दस्तावेज हैं, हमने आपसे बहुत कम दस्तावेज शेयर किए। हाँ नहीं नहीं नहीं, आपके जो फोटो वाले नहीं है उसमें तो मोबाइल नंबर है भाई साहब। मुझे लोग बोले कि कौन है, मैंने कहा अरे मूर्खों, पढ़ो तो पहले। उसी में लिखा हुआ है। अरे मैंने कहा वो पहले फोटो वाला आपका पहले भेजता हूँ। हाँ, उसमें पूरा बकायदा वेल अप टू डेट ड्रेस है, एक पतला दुबला, कोई एकदम मोटा चौड़ा गैंडा टाइप का आदमी भी नहीं है वो, कि सिर्फ बड़े पद में आ गया तो बुरी तरह खा पी रहा है, और एकदम अय्याश टाइप का है भाई। वो पद तो बहुत बड़ा पद है भैया, वो बहुत बड़ा पद है। अभी आपने मेरे को कल आश्वस्त किया, निर्भय किया कि नहीं मैं तो रिटायर हो गया हूँ, धीरे से बोले आप। अरे भैया, नहीं रहता तो क्या होता? मैं डर जाता, मैं डरता, क्यों डरूंगा? मैं क्यों डरूंगा भाई? मैं अगर सच हूँ तो मैं क्यों डरूं? मैं तो भाई, मैं इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, सबको मैं खड़ा करूंगा बीच में कि भाई साहब आप इसमें गलत हो। मैं वही आप कह रहा हूँ। संवैधानिक पद में रहते हुए आप इस पर क्यों चिंतन मनन नहीं कर रहे हो? अब सिर्फ मेरा प्रश्न ये रहा,
हर पत्र पत्रिकाओं में अब यही आएगा कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है इससे समर्थन हाँ कि ना। नहीं, आप एक, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, जी यदि आपको लगता है कि कहीं पे मत एकता नहीं है तो आप बहस करवाइए ना, अपने विद्वानों को भेजिए ना। हाँ कि बिल्कुल मतलब साक्षात आप ये कहिए करवाइए ना कि ना। मैथिली शरण गुप्त आपको इतने वर्षों के जो है ना, आपको डीजी रहे हैं, 7 वर्ष तो आप डीजी रहे हैं, हाँ आप जो है, आपको लज्जा नहीं आती है, आप झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, आप कहिए ना इस बात को। यदि बिल्कुल सर। यदि आप अपने, आपके पास विद्वानों की कमी है क्या? नहीं 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 सर, तो बहुत सारे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने विद्वानों को भेजें, बोले और बोले भेजो। और अलग अलग विषय के विद्वानों को भेजें, क्योंकि जब हाँ मैं एक विषय पे बात करूंगा तो उसका विद्वान चाहिए। किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी, तो उसमें पानी जो है ना वो 9 फीट पे आने वाला है, गायों की संख्या जो है 10 गुना होने वाली है, उसमें जो है माइक्रोब्स कल्चर होगा, उसमें कैचियों का वो बनेगा, और जमीन के हर टुकड़े की सॉइल टेस्टिंग होगी, हर जी टुकड़े की, जी जी, लैब और टेस्टिंग पर वो जो टेस्टिंग। है एप्फेड होगी। और जी जैसे जो है, जिस जो जो भूमि की जो कहना चाहिए नेचर होगा, जी, उसके अनुरूप खाद बनाई जाएगी। तो हर भूमि पे एक खाद नहीं डाली जाएगी, क्या बात है। मतलब जो घन अमृत होगा जी वो जी हर भूमि के लिए अलग अलग होगा। यदि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने की जरूरत है तो वो भी डाले जाएंगे। भारत का भूमि का एक छोटा सा पीस भी जो है वो बंजर या अनुपजाऊ नहीं रहेगा। और लोग बाग कहते हैं कंक्रीट जंगल, कंक्रीट जंगल, हम तो कंक्रीट जंगल के ऊपर ग्रीन जंगल खड़ा कर देंगे। कहां चक्कर में पड़े हुए हैं आप? सही बात है। जी जी भाई भाई। देखिए, जो जिसको आप कंक्रीट जंगल कह रहे हैं, उसका जो सरफेस एरिया है नीचे में कितना है? अज्यूम करिए 60 बाय, या से 5,000 स्क्वायर फीट, या 10,000 स्क्वायर फीट, या 20,000 स्क्वायर फीट, राइट? जी उसके जी ऊपर जो टावर खड़ा हुआ है वो 100 फीट, 100 मंजिल पे गया हुआ है। जी हाँ तो जी। उसने जमीन खाई है या जमीन पैदा की है? उसने उसने सरफेस एरिया पैदा किया है, वर्टिकल सरफेस इधर चारों तरफ का। देखिए, रूफ तो उतनी ही है जितनी नीचे से गई है, जी तो नीचे से गई है जी, तो सही बात। ऊपर वो भी अवेलेबल है। और हम्म। उसने जो चारों तरफ की दीवारें हैं वो दे दी, वो भी आपको एक्स्ट्रा दे दी हैं। अब उस पे जी आप एक फ्रेमवर्क लगा के उसको ग्रीन कर दोगे तो एक कंक्रीट जंगल कितना बड़ा ग्रीन जंगल बनेगा। और स्पेशली तब जब भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं लगना हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ भैया, तुमको यही चिंता तो है अपने खजाने की, हाँ। हम तो आपको उसका 20 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। और भारत के किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा। क्या बात है। इसलिए जो है, जब जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा उसे हमने टैक्स नहीं कहा है, फीस कहा है। जी 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 डिजिटल ट्रांजैक्शन फीस होगी लेकिन टैक्स नहीं होगा। जी जी जी। और हर भारतीय को एक कलवृक्ष अकाउंट मिलेगा, जहां पर धन की आवश्यकता होने पे आपको अपने भाई, बंधु, रिश्तेदार हम्म। और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, किसी से पैसा नहीं मांगना होगा। इवन अपने कलवृक्ष अकाउंट से भी पैसा नहीं मांगना होगा। नहीं वो मैथिली में। कलवृक्ष अकाउंट बिना मांगे आपको जी पैसा देगा। और जब आपको सक्षम बना देगा, तो जब आप कमाएंगे तो बिना मांगे ही वो आपसे, बिना पूछे ही वो वापस चला जाएगा। वो केवल आपको समर्थ बनाने के लिए पैदा हुआ है, बहुत सुंदर वो है। कोई फ्री भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं। वो माननीय नरेंद्र मोदी का जो है ना, बहनाओं को ये योजना, फलाने को इतना पैसा, किसानों को 8,000 देना, ये सब बकवास नहीं है वो। जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को लज्जा आना चाहिए कि यदि वो ये कहते हैं कि 85 करोड़ लोग जो है उनके द्वारा दिए गए 5 किलो अन्न के ऊपर आश्रित हैं, जीवन उनका, उसके जीवन निर्वाह उसके आधार पर हो रहा है, तो ये भारत देश के लिए गर्व की बात नहीं है, ये अत्यंत ही लज्जा की बात है। जी जी जी। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को लज्जा आना चाहिए। जो 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के पार्लियामेंट में बैठ गए हैं, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को लज्जा आना चाहिए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने, सभी ने कहा, तो भाई साहब आपने कानून में अमेंडमेंट क्यों नहीं किया? जी चपरासी के लिए जो सचरित्र होना चाहिए, कानून का निर्माता सचरित्र नहीं होना चाहिए। अब वो कानूनी अमेंडमेंट के लिए संख्या बल की आवश्यकता बोलेंगे तो। कोई संख्या बल की जरूरत नहीं है। इट इज ए सिंपल जो है ना,
कौन किसका है वो? कोई संविधान में संशोधन कर रहे हैं क्या आप? इलेक्शन कमीशन के उसमें जो है ना एक्ट में डाल देना है, हो गया। क्या संख्या बल चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि वो अपराधी प्रवृत्ति ये के लोगों ये को। तो बकवास है, ये तो झूठ। हम तो कह रहे हैं कि हम ये बदलाव बिना संविधान में एक लाइन का संशोधन किए सब बदलाव कर दूंगा। जो मैं कह रहा हूं वो अपने मॉडल से मैं किसी संविधान में एक लाइन नहीं जोड़ूंगा। हाँ, समय आने पर संविधान ही बदल जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन उसके पहले आप उसके पहले नहीं आप सब नहीं कुछ हो बदल जाएंगे। जाएगा नहीं, संविधान आपका नया बन जाएगा। हाँ, ये बोलिए ना आप। सब यही संविधान होगा ना, 21 महालक्ष्य द्वारा मौलिक अधिकार, यही संविधान होंगे ना, और क्या संविधान होगा? भैया तो वही तो हो जाएंगे हमारे संविधान। हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान था उसकी धज्जी उड़ गई जो आपने कहा। नहीं 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 नहीं, बाबा आम्बेडकर ने जो बातें कही हैं वो सब इसमें समाहित हैं। हाँ उनकी धज्जियां नहीं उड़ रही हैं, नहीं उनका पालन हो रहा है। आज के नेताओं ने उनकी धज्जियां उड़ाई हुई। वही बोल रहा था, नहीं वो जो नेताओं ने जो 70 वर्षों से जो चल रहा था। ये बताओ, 55 कानून इस संविधान की भावना के विपरीत बनाए गए हैं, इन दुष्ट राजनेताओं को तनिक भी लज्जा नहीं आई, तनिक भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई। आप ये बताओ, बीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री था जब इसने मंडल कमीशन लागू किया, कितने बच्चों ने आत्मदाह कर लिया, इस दुष्ट का दिल नहीं पसीजा। बहुत लोगों ने किया। और आप ये बताओ, जब 1990 में जो है ना कश्मीर का एक्सोडस हुआ, बीपी सिंह जो है भाजपा की बैसाखी पे सवार था। जी भाजपा ने समर्थ क्यों वापस नहीं लिया? भाजपा ने ये बात क्यों नहीं कही कि क्या आईबी ने रिपोर्ट नहीं भेजी या रिपोर्ट नहीं सुनी गई? यदि रिपोर्ट नहीं भेजी गई है तो रिपोर्ट ना भेजने वालों के लिए क्या किया जाए, और रिपोर्ट नहीं सुनी गई है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, जिससे भविष्य में सत्ता में बैठे लोग सही रिपोर्ट को नजरअंदाज करने की जरूरत हिम्मत न रखें। जी, मतलब बदलाव तो तब आएगा ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लक्ष्य को महान कर दो, व्यक्ति को छोटा कर दो। इसलिए मेरे आप बहुत सारे वीडियो सुनेंगे जिसमें मैं कहता हूं कि शपथकृत प्रधानमंत्री 5 मौलिक अधिकारों और 21 महालक्ष्यों के सामने बौना होगा, और मैंने उसमें प्रक्रिया बताई है। मैं कोई संविधान में संशोधन नहीं करूंगा, थोड़ा सा बिजनेस रूल पार्लियामेंट के और विधानसभा के बदल दूंगा, थोड़े से, जिसमें कुछ नहीं होना है। इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिना रिफाइनमेंट के, बिना हाँ, उसको रिफाइन कर दे रहे हैं। रिफाइन, बहुत सुंदर, रिफाइन कर दे रहे हैं। उसमें केवल एक ही चीज कह रहे हैं कि भैया एमएलए एमपी कोई भी चीज पार्लियामेंट में नहीं ला पाएंगे, ना प्रधानमंत्री ला पाएंगे। उसे पहले हमने जो 4 चरण की रिफाइनमेंट प्रक्रिया रखी है उससे गुजरना पड़ेगा। बस इतनी छोटी सी बात कह रहे हैं। और उस रिफाइनमेंट प्रक्रिया में माननीय नरेंद्र मोदी या जो भी प्रधानमंत्री है शपथकृत, वो चौथे स्टेज पे जो है ना सम्मिलित हो रहा है, और व्यक्तिगत कैपेसिटी में सम्मिलित हो रहा है। वो ये भी नहीं कह सकता मैं जनता का चुना हुआ प्रगति, क्योंकि जनता तो 45 दिन तक अपनी बात कह दी है। तो भाई साहब नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी बात करिए, जनता को छोड़िए। भैया सुनिए ना, हाँ, अपन एक व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर के, मैं तो कहता हूँ कि नहीं 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 नहीं, ये व्यक्ति विशेष का नाम लेना होगा, क्योंकि इस व्यक्ति विशेष ने इस व्यक्ति विशेष ने अपने आप को बहुत बड़ा कर दिया है। मोदी है तो मुमकिन है, क्यों किया बड़ा इतना? यदि इतना बड़ा किया है तो आपको झेलना पड़ेगा ना फिर। जय गुरुदेव है तो मुमकिन है, जय गुरुदेव बोल रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि नाम लेना इसलिए जरूरी है कि आपने अपने नाम को आर्टिफिशियली बहुत बड़ा कर दिया है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी विचार मंच, ये वो। अरे भाई साहब, क्या विचार है बताओ तो, मुझे तो बताओ। बिल्कुल सही कहा भाई साहब, उस मुमकिन शब्द को इसमें लाओ ना, आप इसमें क्रियान्वयन करो ना। गुप्ता जी की बात क्यों नहीं सुन रहे हो आप? बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, और हम तो ये कह रहे हैं कि यदि मैं बड़ी नहीं छुएगा, तुम्हारे एक पैसे से मतलब नहीं है उसको। नहीं, मुझसे ये पूछो ना कि साहब आप करोगे कैसा, तो वो भी हमारे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं। हाँ भैया, मुझे धन की जरूरत क्यों नहीं होगी, उसका डॉक्यूमेंट बना हुआ है ना। हाँ, तो संसाधन कहाँ से आएंगे, वो सारी चीजें हैं उसमें। हाँ, कोडिफाइड है, पूरी चीज कोडिफाइड। हम तो आपका जो है ना लैंड एक्विजिशन एक्ट खत्म कर रहे हैं। हाँ। और बिना मालिकाना हक का जो है ना वंचित किए हुए हम लाखों एकड़ों में जो है ना फैली हुई राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण कर देंगे बिना आपके लैंड एक्विजिशन एक्ट के। जी। तो कहीं से प्रेरणा तो जबरदस्त आ रही है ना।
वो आज के एक्ट, आज की सोच, आज के अनुभव से बाहर की चीज है वो। बिल्कुल सही बात भाई साहब। वो आज के एहसास से अलग है। इसलिए बहुत सारे लोग मेरी बात समझ ही नहीं पाते। नहीं पाते। जैसे कल भी मैंने ना, नहीं, वो उस बहन ने कहा ना, माधुरी बहन ने, माधुरी बहन ने कहा हाँ, जी। उसने कहा कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाई थी। लेकिन जब समझी ना तो क्या बोली वो, कि मुझे तो एक नई दुनिया लगी, हाँ, मुझे कि एक मैं नई नई दुनिया में वो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है वो। हाँ, छोटी बहन हमारी हाँ, गुजरात में है, गुजरात की अपना अध्यक्ष है, गुजरात प्रदेश की अपना संघ की अपनी। तो वो शिक्षिका के वो कॉलेज में लेक्चरर है, और वो बहुत 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 सुलझी हुई गृहिणी है, बहुत सुलझी हुई व्यक्ति है, मतलब बहन है हमारी। तो बाद में बोली ना वो कि मैं, मतलब नया भारत लगा मुझे, मुझे नया भारत दिखा, मैं नई नया भारत नहीं, नया दुनिया में मैं आ गई, मुझे पूरे नया दुनिया में मैं आ गई हूँ, ऐसा लगा मुझे। नहीं, और मैं लेकिन भी यदि ये समझ नई दुनिया बिना भारत सरकार के संसाधन के जमीन पे उतर सकती है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पेट में दर्द क्यों है? बहुत बड़ी बात। फिर और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का तो नाम लूंगा, इसलिए लूंगा जी जी क्योंकि जी, उनका दायित्व है। वो अपने दायित्व से, बिल्कुल। देखिए, आपको अब तीसरा टर्न मिल गया है, 55 कानून को आपने क्यों नहीं चुना? आपने जो घटिया कानून जो कभी यूज नहीं होते हैं उनको हटा के, उनके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं था, उनका हटना नहीं हटना का क्या मतलब है? उनको हटाने में जो भाई आपने साहब एक बात एनर्जी लगाई बताऊं, वो व्यर्थ की थी। मैंने कल रात को जो मैं अपना वक्तव्य, जो एक और मीटिंग हुई है क्या, अपनी मीटिंग होने के बाद हाँ, 11:30 बजे, तो मैंने उनमें यही संक्षेप में अपनी बातों को रखा, 2-3 बातों को, कि आपकी ही बातों को मैंने दिया, मैंने पहले भी दिया था, उस पर आपकी बात आई, आपका नाम बहुत आया, तो वोट बोलते हैं, तो वो ये चीज क्यों नहीं आ रही है, इस चीज पे मोदी जी क्यों नहीं सोच रहे हैं। प्रश्न लोगों का यही था कि मोदी जी तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची। मैंने कहा नहीं पहुंचती तो चिल्ला चिल्ला के वो आदमी 6-7 हजार आर्टिकल निकल चुका है उस आदमी का। 9,100 हो चुके 9,000, हैं। सॉरी, हाँ 9,000 ऊपर, मैं 7,000 बताया था उन लोगों को, तो 9,000 से ऊपर आ चुका है। आपने सही अभी आंकड़ा, मुझे नहीं पता था, पर 7,000 आर्टिकल कम नहीं होता है। 7 आर्टिकल क्या, एक आर्टिकल में तो काया पलट हो जाता है जी। एक सरकार गिर जाती है, सरकार बन जाती है, क्या नहीं, एक शब्द में। अरे भाई वो पोपट नहीं था कौन, अयोध्या का क्या बोला उसने, पूरा अयोध्या में हार गए लोग पूरा। वो सब वो ये इनको मोदी जी को जिता दोगे और मैं भाजपा को जिता दोगे, तो क्या उसने पोपट पोपट करके, क्या जो नाम था उस आदमी का, वो बीजेपी का नेता था, उसने कहा नहीं कि अगर बीजेपी को अपन जिता देंगे तो अपन संविधान बदल देंगे। मैंने वो शब्द जो है अब ये कैच कर लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हम बिना संविधान बदले इस देश को बदल देंगे यार, काय को चक्कर में पड़े हुए हो? अरे संविधान को तो छूने की जरूरत नहीं। कल आपने कितना सही वक्तव्य दिया है। मेरे साथ भी जो हम लोग डिबेट कर बातचीत कर रहे थे, कल के भी सत्संग जो हमारी हुई, सत्संग वार्ता हुई जो हमारी बैठक, उसमें भी आपने जो रखा है विचार, स्वागत योग्य था कि हम संविधान की तो प्रश्न ही नहीं, उसको तो अपने रहने दो अपने स्वरूप में, उसके कोई स्वरूप में चेंजेस बदलाव कुछ देखना ही नहीं है। टच ही नहीं करेंगे एक हमारी एक आप नई बताइए, आप ये भारत जनसंख्या जो अधिनियम है उसमें हम ये प्रावधान कर देंगे तो हम संविधान को कहाँ छू रहे हैं? नहीं। लेकिन एक बात मेरे को लगता है भैया, मैं अपना व्यक्तिगत, मेरा व्यक्तिगत, आपका मतलब बड़े भैया हैं आप, तो मैं पूछ रहा हूँ, है ना, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसा क्यों नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि आपकी छोटे चरित्र के लोग हैं, चाय वाले हैं, चाय वाला जैसा सोचते हैं। काहे का चाय वाला भाई साहब, ये लोग तो उनके पिताजी भले रहे होंगे, बाद बाकी तो वो अभी एक गरिमामय पद में है, और उनको तो पूरे राष्ट्र को देखकर के चलना 10 साल चाहिए। से ज्यादा समय से हैं। तो तभी तो मैंने कहा बात कि ये बताइए भाई साहब कि जब तो आप आपको भाई साहब मैं 10 पूछ रहा साल था से 10 साल जी। से प्रधानमंत्री थे तो आपको फर्जी डिग्री बनाने की क्या जरूरत थी भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भैया, हाँ। आप नहीं, अपन ये मत बोल रहे हैं, अपन सुनिए ना मेरी बात को, जो भी बात है वो तो एक अलग चीज है। आलोचना से व्यक्ति का व्यक्तित्व, राजा का व्यक्तित्व प्रखर होता है और प्रदीप्त होता है। आलोचना हुआ अग्नि है, आप स्वर्ण है मोदी जी, आप सोना है, तो जो अग्नि है वो मैथिली शरण गुप्त है। उस अग्नि में तपिए आप उससे होकर गुजरिए ना, ये बात आप कहिए, ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ ना। मैं तो कह दिया ना।
मेरी वाणी से, मेरे तर्क, मेरे जबान से वो तीर निकल गया। 3 बाण के धारी खाटू श्याम बाबा को हमने स्मरण करके भेज दिया। आज खाटू श्याम का शीश क्यों लिया भगवान कृष्ण जी ने? उसने क्या किया, एक पत्ते को पीपल के बोले इसमें पूरा वृक्ष में पीपल के पत्ते में सब छेद कर दूंगा बोला उनने, राजा बर्बरिक ने। तो अच्छा करके बताओ बोले हो। तो भाई देवी को जब स्तुति करती प्रकट कर देते थे, देवी को इतना सामर्थ्यवान थे वो। उन्होंने बाण का संधान किया और पूरे पत्ते में छेद हो गया साहब। कृष्ण जी ने, क्योंकि भगवान तो लीलाधारी थे, तो अपने बाएं पैर के नीचे में एक पत्ते को छुपा लिया था और धीरे से उसको निकाल कर देखा तो उसमें भी छेद था। ये मैथिली शरणगुप्त है, ठीक है। बहुत सूक्ष्म शब्दों में मैंने सूक्ष्म एक उदाहरण दे करके मैंने खाटू श्याम का जो चरित्र है उसको ला करके मैथिली शरणगुप्त में टच किया। चलिए मैं अपन आगे बात करेंगे। मैंने बहुत बड़ी बात कही आदरणीय। कृष्ण ने, वो भगवान है ना, वो विधाता है। वो महाभारत में जो समझा वो समझ गया। अर्जुन ने कहा कि मैं पैर के पास खड़ा होकर मैं आपको चाहता हूँ, तो वो खुश हो गया, उसको चिढ़ रहा था वो दुर्योधन। मुझे मैं अपना इनकी सेना लूंगा, मैं इनकी पूरी सेना ले लूंगा, मुझे सेना चाहिए। इनके पास तो बहुत जबरदस्त सेना है, यादव कुल के बहुत जबरदस्त है भगवान। चतुरंगनी इनकी सेना मैं लूंगा मुझे चाहिए। बिल्कुल, तो ले लो बोले वो। तो कैसे पार्थ, आपका अधिकार था, आप चरण में आप मेरे पहले आए थे। मैं भाई जो चरण में रहेगा उसको तो पहले देखेगा ना। कोई व्यक्ति जगेगा तो मैं आप बैठा हूँ तो आप मुझको तो देखोगे कि आपके सिर के पास कोई भी राष्ट्रपति बैठा है उसको देखोगे आप। भाई आपकी निगाह तो सामने पड़ेगी। ये तुम्हारा अधिकार था पार्थ, तो तुमको मांगना था। तो बोले कि नहीं, मुझे आप चाहिए। वो जान गए वो धनंजय, वो तो धनंजय कृष्ण जी की तो लीला ही अपरंपार है ना। तो उसी लिए मैंने कहा धरणी कि आप किसी भी राजा के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं, ठीक, अच्छा बोलते हैं आप नाम, मैं नहीं बोलूंगा अब आपको, मैं समझ गया उस चीजों को। नाम तो लेना ही पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है उसको मुमकिन को आप चर्चा करके और दिखाओ ना। आप में सोना है, आप में सुगंध होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये मैं कह रहा हूँ, वो सुगंध है कौन? मैथिली शरणगुप्त। इसको लाओ आप, तो फिर क्रांतिकारी हो जाता हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जब आपके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, जब आपके खजाने से पैसा नहीं लग रहा है, तो फिर यदि आप नहीं कर रहे हैं भाई, आप तो फिर तो ये आपका फिर तो टेस्ट करके देखने में क्या बुराई है? कल मैंने रात को वही तो कहा कि एक बार आपको टेस्ट करके देखने में क्या बुराई है। तो मैं तो उससे आगे कह रहा हूँ, यदि आप बौद्धिक स्तर पर परीक्षण करना चाहते हो तो अपने एक्सपर्ट्स को भेजो ना, बात करेंगे वो। भाई वो बैठे, बुलवाइए आप, हम आएंगे वहाँ। हाँ, बस मेरी एक शर्त है जी कि जो बात होगी वो रिकॉर्डेड होगी, लाइव रिले होगी। लाइव, हाँ, वो बंद कमरे में नहीं होगी। बंद कमरे में नहीं, क्योंकि बंद कमरे में वो कहानियां बनाएंगे, उन कहानियों से हम नहीं लड़ पाएंगे। नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर वो। उसमें फिर सेक्रीफाइस वाली बात आ जाएगी। नहीं, वो कहानियां बना देंगे और फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, ये भी कहानियां बनाएंगे कि मेरे पास रिपोर्ट आई है, उन्होंने विस्तार से बात किया है, कुछ नहीं है, फालतू की बकवास है। नहीं, दुनिया सुनेगी ना कि क्या बकवास की है कि क्या किया है, क्या किया। हाँ, ये बात सही बात। हाँ, दुनिया खुद सुने। अगर बकवास है तो भी दुनिया सुने, और अगर काम की बात है, नए भारत की बात है तो भी सुने। और उसका जजमेंट, उसका निर्णय, उसका जज कौन रहेगा? वो जनता रहेगी। ठीक बात है, जनता करे। अरे जनता तो लाभ लेगी बदले हुए भारत का, समृद्धि का, खुशहाली का। आज तो आपने उसे कैंसर के गर्त में ढकेल दिया है। आज हर घर में कैंसर हो रहा है, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि उसके पहले कांग्रेस रही होगी, आज तो आप जिम्मेवार हैं। नहीं, सही बात, बिल्कुल। आज के लिए तो आप जिम्मेवार हैं, 10 साल के लिए तो आप जिम्मेवार हैं। बिल्कुल सही बात। तो आप जो है, आपने क्या किया? आपके तो गवर्नर हैं देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने तो कितनी बातें कही हैं। फिर आपने जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से जो है ना सब्सिडी क्यों नहीं हटाई? देखिए, सही बात है। तो कहीं ना कहीं दुष्टता तो है। आप जो है रोजगार का
और वो भी पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार देती है जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। क्या 1,000-2,000 रुपए दे रहे हो यार, बकवास। क्यों दे रहे हैं 1,000-2,000 रुपए? हाँ, रखिए अपने परिपाटी। पास, आप रखिए अपने पास, हमें नहीं चाहिए आपकी। हम संसाधन अपने जुटाकर हम खुद पैदा कर लेंगे। वो संसाधन पैदा होंगे, आप चिंता मत करिए, वो सब मॉडल में है। हम्म। तभी तो इतनी बात। अरे आप तो कह रहे हैं संसाधन, हम तो कह रहे हैं कि भारत के किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब वो फिर अब कहेंगे यदि नहीं। भारत में किसी व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगेगा, आपको मालूम है भारत में सामान की कीमत वो होगी जो मैथिली शरण गुप्त निर्धारित करेंगे, क्योंकि उसकी सामान क्या, बाकी चीजें तो जो है ना कहीं दूसरी जगह लोड हो जाएंगी। और भारत का जो खाद्यान्न है ना, जी। वो बाहर जो है आज की तुलना में 100 गुना की, 10 से 100 गुना कीमत पे जाएगा। सोना जो है सोने की कीमत पे जाएगा, बहुत और वो सुंदर। सोना होगा। आज का तो आपका वो है कैंसर गोल्ड है। है। नहीं, आज अभी तो तो गोल्ड कैंसर है, आप तो कैंसर बेच रहे हो अभी। कैंसर बेच रहे हो। कैंसर की जगह जब हम उसमें जैविक शक्ति डाल देंगे, जब उसको हम जो है ना आपका तो स्वास्थ्य संजीवनी शक्ति रहेगी वो। तो संजीवनी बना देंगे, तो संजीवनी अमर जो है, संजीवनी अमरत्व को प्राप्त होगा व्यक्ति। अमृत को प्राप्त होगा, तो वो ऐसे थोड़ी बिकेगा, वो 100 गुना कीमत पे बिकेगा। और वो भोगवादी से वैराग्यवादी में आएगा वो। करेक्ट, हाँ। करेक्ट। हाँ, भोगवादी में तो नाश है। लोभम पापम नाशम। तो लोभम पापम नाशम, लोभ भाई धन की तीन गति, भोग, दान। तो मुझे लगता है कि आदित्य जी, अब वार्तालाप को अपन को विराम देना चाहिए। आप अभी के लिए और विराम देते हैं। हाँ, और ये अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत जलाते रहिए आप। और इस अखंड ज्योत में जो तेल का काम तो मैं करूंगा ही करूंगा भाई साहब, और हम सभी हैं। और ये बहुत अच्छा विचार है आपका भैया। और भी आप भेजना ना भैया, मेरे को जो भी भेजना है आप भाई साहब, मैं जरूर भेजेंगे ना, तो मैं जरूर उसको भेजते जाऊंगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, मैं चाहता था कि पढ़ लो पहले आप उनको। और कभी कभी ना मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा। हाँ, और 1-2 मिस कॉल मार कर दिया करूंगा, अगर कोई विशेष व्यक्ति मेरे को मिलता है। हाँ, हाँ, हाँ ना, कुछ अच्छे मने मने कैबिनेट स्तर पर कोई बड़े लोग, तो हाँ, एक बार आपसे चर्चा करवाऊंगा। जरूर कराएं। मैंने तुरंत लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जिनको आप बढ़ा कह रहे हो, हाँ। ये हाई कमांड से डरे हुए बहुत ही निर्बल लोग हैं। ये दूर से बड़े दिख रहे हैं, ये अदरवाइज बहुत छोटे हैं। आदरणीय तो अभी पद में है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि वो पद में रहते हुए भी दुर्बल चरित्र के लोग हैं। उनमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि हाई कमांड के खिलाफ कोई जनता के हित में अच्छी बात कह दे। हाई कमांड को ही आ जाना चाहिए ना सामने, तो फिर समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ। हाँ, मिले तो कभी अब यहाँ आदरणीय आदरणीय से दिल्ली जाए, हम मुलाकात करें, मन की बात, हम अपनी थोड़ी मन की बात रखें आदरणीय के पास। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ? नहीं, और उनको हमारी बात सुनने के लिए तो चैनल पे चले जाएं, सुन लें वीडियो, क्या दिक्कत है। अरे आदरणीय, अपन पीओ में भेज देते हैं ना अपन। हाँ, भेजने में क्या दिक्कत है, भेजो ना आप। हाँ, 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 हाँ। भाई सीएम हेल्पलाइन है उसमें भेज दो, पीएम हेल्पलाइन है उसमें भेज दो ना। नहीं नहीं, ये सब बेकार की बात है। सीएम हेल्पलाइंस नहीं, सीएम को रुचि होना चाहिए देश को बदलने के लिए। हेल्पलाइन में बैठा हुआ है जो ना, सिपाही किस काम का है। अच्छा, हाँ, वो तो हेल्पलाइन में सिपाही बैठा रहेगा, सही बात है। हाँ, वो तो बेकार की चीज देख है। करके वो बात को बस ऊपर भेजेगा कि ये एफआईआर हुआ, ये हुआ, फलाने हुआ। अरे भाई देखो, जब जो इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, जी। तो सिटिंग डीजी होते हुए, आप जो मैंने आज आपको भेजी है ना एक लिंक, वो उसको सुनिए, फिर उसमें इसका डिटेल दिया है मैंने। 2016 में एज ए सिटिंग डीजी मैंने डीओ लेटर लिखा था माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि आपका डिमोनेटाइजेशन यदि 18 कदम उठा लोगे तो आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा। बाप रे, बहुत अच्छा आपने। तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? जी। मैंने आपका ग्रेवेंस उचित अधिकारी को भेज दिया है। तो मैंने कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे उचित अधिकारी तो आप हैं, पहली बात तो मेरा ग्रेवेंस नहीं है, सलाह है। बहुत सुंदर बोला। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कि कंसर्निंग ऑफिसर माननीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी इसकी कॉपी किसी के पास भी भेज दें, लेकिन कंसर्न ऑफिसर माननीय नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। आप स्वयं बहुत बड़ी बात बोला आपने आदरणीय। अरे बाप रे बाप, आप तो ये रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे है ये बात। नहीं, बहुत बड़ी बात। और ये ऑफिशियल ईमेल से भेजा गया है। और इसकी कॉपी मेरे को भी देना भैया। अब वो मालूम नहीं, वो मेल अब शायद हमारी खुद की एक्सेस नहीं होगी ना उस मेल पे। नहीं तो आपका तो उसकी कॉपी तो होगी। नहीं, वो समय मालूम नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के मेल पे तो होगी। नहीं, उसको नहीं, उसकी कोई कॉपी वॉपी जरूर होगी, कुछ डॉक्यूमेंट होंगे कुछ,
मे नॉट बी साइंड कॉपी, लेकिन वो होगी जरूर होगी। ये कौन से ईयर की बात है भाई साहब? 2016। 2016 आपने, हाँ अभी तो कहा आपने, भूल गया था मैं 2016 याद रखूंगा, बोलूंगा उनको। डीमोनेटाइजेशन के बारे में। फिर जो है ना, हमने कोरोना वायरस के लिए कहा, मैंने रिसर्च करके बताया कि नींबू की 2 बूंद से जो है ना कोरोना वायरस मर रहा है। ये मैंने इस तरीके से रिसर्च की, डीओ लेटर लिखा उनको मैंने, तब मैं रिटायर हो चुका था। आई हैव रिटन 5 लेटर टू माननीय नरेंद्र मोदी, ओपन लेटर, वो तो कई अखबारों में भी छपे हैं वो ओपन लेटर थे। उसमें मैंने उनको बताया कि भैया मैंने इस तरीके से रिसर्च की है और हमने ये पाया है कि नींबू के 2 बूंद जो है उससे कोरोना वायरस मर रहा है, और ये 6 दिन का प्रोटोकॉल आप फॉलो कर लेंगे तो भारत में 6 दिन जो है मैं कोरोना मुक्त हो जाएगा। और जो अभी जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं, नींबू के रस के सामने कोई वेरिएंट नहीं टिकने वाला है। इसको अपने को नाक में डालना है सर, नाक में 2 बूंद डालना है। और अब तो कह रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति डाले ना, कोरोना छोड़ो ना, 15 दिन में 2 बूंद नाक में डालना की आदत बना लीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर बोलते हैं, मतलब हाँ ठीक है, सावधानी। अरे ढेर सारे डॉक्टर्स जो ना उस समय मुझसे सलाह लेते, तो मैं कहता था कि डॉक्टर आप हैं या मैं हूँ? नहीं, बहुत से चलिए, सही बात, जी। तो ये इसमें बहुत सारे जो है ना हमारे वीडियो उस समय यूट्यूब ने जो इन्होंने उसको ब्लॉक कराया। अरे बाप रे बाप, इसको ब्लॉक ये हाँ, उन्होंने जो है ना हमारा उससे कहा कि एक जो पहले होता था ना कि सत्यापित करके कि ये फर्जी क्लेम है, तो फिर मैंने, अब चूंकि डीजी था तो थोड़ा सा फायदा था मुझे, मैंने उस ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया इंफॉर्मेशन सर्विस का जी, और उससे मैंने बात की कि मैंने कहा ये बताओ मुझे, तुमने हमारे क्लेम को फर्जी किस आधार पर कहा? बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि देखिए, मैंने जो बातें कही हैं उन लोगों को कोट करते हुए की हैं जिन्होंने ग्राउंड पर इसे करके दिखाया है। तो आप क्या गए हैं उनके पास? क्या आपने उसको क्रॉस वेरीफाई किया है? आपको किसने हक दे दिया कि ये फेक है? एक जो बीच में चला था ना, वेरीफाइड फेक, तो इन्होंने मेरे क्लेम पे फेक लिख के कर दिया, तो हमने इनको नाप दिया। वो अधिकारी को मुंह से बात नहीं बन पाई। उसने कहा सर जो है ना, आप अपना भेज दीजिए, मैं इसको भी निकाल दूंगा। मैंने कहा सवाल ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले मुझे ऐसे निर्देश प्राप्त हुए। अब किसके निर्देश हैं ये तो उसने नहीं बताया, वो तो स्पष्ट ऊपर से आए होंगे। तो आप बताइए, क्या बात है। इसलिए बात रिकॉर्डेड होना बहुत जरूरी है। रिकॉर्डेड होना और पब्लिकली होना भी जरूरी है। तो वो तो पब्लिश करता हूँ ना मैं। तो बहुत सुंदर है ना। नहीं, इसे उसका मकसद ये है कि कोई कहानी ना बना पाए। हाँ, कहानी ना बने, कानाफूसी ना हो उसका, मतलब आपने उसको डिस्टॉर्ट करके अपने हिसाब से इसको कर दिया। हाँ, आपने डिस्टॉर्ट करके, भाई साहब आदरणीय, उनका टीआरपी भी तो खत्म हो रहा है। बिल्कुल बन ही नहीं पा रहा है उनका ना। वो तो क्रिएशन ही नहीं हो पा रहा है। आप सीधा इस चीज को सामने ले आया पब्लिक प्लेस में आपने। अच्छा, उसे मालूम है कि वो पब्लिकली जाएगा तो हम कहेंगे जाके यूट्यूब पे चेक कर लो भाई साहब। हाँ, क्या कहा था, खुल्ला है, एक एक शब्द चेक कर लो। चलिए, मेरे ख्याल से अपन को अब अपनी वार्ता को विराम देना होगा। मुझे मेरा बहुत जरूरी काम जो है रुक रहा है, फिर मैं आपसे बात करूंगा, है ना। ओके, जय हिंद, जय भारत।